CHAT1 मुद्रण कला। युवराज सिंह ने कहा कि जब उद्योग क्षेत्र बन रहा है तब बोवन अकादमी को भी साथ साथ तैयार कर लेना चाहिए ताकि उसके राज्य के आम लोग पढ़ सकें। पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही थी और पुरानी जगह अब काफी छोटी पड़ चुकी थी। वह एक बड़ी आधुनिक अकादमी बनाना चाहता था जहां कई विषय, बड़े भवन और अलग अलग विभाग हों। वह कई दिनों से जो किताबें लिख रहा था वे इसी अकादमी के लिए थीं। किशनपुर में शिक्षा की शुरुआत शून्य से हो रही थी। वह हर छात्र को खुद नहीं पढ़ा सकता था, इसलिए उसकी योजना थी कि वरिष्ठ छात्र जूनियर छात्रों को पढ़ाएं। वह सिर्फ सबसे योग्य छात्रों को पढ़ाएगा और वही आगे ज्ञान फैलाएंगे। उसे पता था कि बंद समाज जल्दी ठहर जाता है। बिना बाहरी आघात के लोग बदलाव स्वीकार नहीं करते। वह ये हालत अपने राज्य में नहीं आने देना चाहता था। वह चाहता था कि लोग अलग अलग विचारों को जानें और पुराने जड़ विचारों से बाहर निकलें। वह परंपरागत विचारों का सीधा विरोध नहीं कर सकता था, वरना पूरा विद्वान वर्ग उसके खिलाफ खड़ा हो जाता। उसे सिर्फ इतना करना था कि एक ही विचारधारा को सर्वोच्च मानने की नीति खत्म की जाए और बाकी विषयों को भी बढ़ावा दिया जाए। इस समय लाख दासों में से कुछ ही काम पर लगे थे। जब तक नए कारखाने नहीं बनते, वे निर्माण में ही काम कर सकते थे। इसलिए युवराज सिंह ने बोवन अकादमी को पहले पूरा करने का आदेश दिया। पंडित पंकज ने बताया कि धनपुर के 72 परिवारों की हत्या का मामला सुलझ गया है और वह क्षेत्र अब युवराज के नियंत्रण में है। वांग परिवार को भी भारी नुकसान हुआ है। युवराज मुस्कुराया। किशनपुर, चंदनपुर और धनपुर 3 बड़े क्षेत्रों की शक्ति अब उसके हाथों में थी। बाकी कुलीन चाहे जितना लड़ें, वह धीरे धीरे अपनी सत्ता मजबूत कर रहा था। पंडित पंकज ने कहा कि वह मेहनत से नहीं डरता, बस युवराज का समर्थन मिलता रहे। युवराज ने मन ही मन सोचा कि भले ही पिछला युवराज अयोग्य था, पर कुछ प्रतिभाशाली लोग उसके साथ रह गए थे, वरना अकेले वह इतना कुछ नहीं कर पाता। पंडित पंकज ने कहा कि युवराज थके दिख रहे हैं और लगातार लिखने से अत्यधिक परिश्रम कर रहे हैं। कुछ काम विद्वानों को भी दिया जा सकता है। युवराज हंस पड़ा और कहा कि वह कॉपी नहीं कर रहा, वह कुछ नया करने की तैयारी में है। वह उसे लेकर मशीनरी विभाग पहुंचा। उसका सपना था कि यह विभाग आने वाले समय के सभी आविष्कारों का केंद्र बने। अंदर चंद्रेश कुछ कारीगरों के साथ छोटे छोटे धातु के अक्षर बना रहा था। हर ब्लॉक पर एक अक्षर उकेरा जा रहा था। यही धातु अक्षर नई मुद्रण कार्यशाला का आधार थे। ये तकनीक पुरानी लकड़ी की छपाई से कहीं अधिक उन्नत थी। धातु से बने अक्षर बार बार इस्तेमाल किए जा सकते थे। अगर सब ठीक रहा तो एक मशीन रोज 300 पन्ने छाप सकती थी। मजदूर और अक्षरों की संख्या बढ़े तो बड़ी मात्रा में किताबें बन सकती थीं। पंडित पंकज ये देखकर दंग रह गया। साम्राज्य में अभी केवल लकड़ी की छपाई होती थी, धीमी और कठिन। ये तकनीक तो पूरी तरह नई और क्रांतिकारी थी। युवराज ने बताया कि उसने अक्षरों के आकार भी समान पैमाने पर तय किए हैं, ताकि अलग अलग आकार के अक्षर इस्तेमाल किए जा सकें। उसने कहा कि मुद्रण के साथ साथ कागज भी चाहिए, इसीलिए उसने कागज बनाने की कार्यशाला की भी तैयारी की है। वहां पानी और बैलों से चलने वाली मशीनें तैयार हो रही थी ताकि गूदा जल्दी बन सके। कागज बनाने का काम कई चरणों में होता है, भिगोना, गूदा बनाना, जाली से शीट उठाना और धूप में सुखाना। अभी उसके राज्य में पढ़ने वाले लोग कम थे, इसलिए ये क्षमता काफी थी। अनिवार्य शिक्षा जैसी कोई व्यवस्था अभी संभव नहीं थी, न पैसा था, न शिक्षक। वह भी बस एक नई पीढ़ी तैयार करने पर ध्यान दे सकता था। अब तक का उसका सबसे बड़ा कदम यही था, धातु अक्षर मुद्रण तकनीक। ये तकनीक आने वाले समय में पूरे साम्राज्य का चेहरा बदल देगी। CHAT2 अखबार। युवराज सिंह ने कहा, कागज भी चाहिए होगा। इस तकनीक से छपाई करनी है तो कागज जरूरी है। मुझे यकीन है तुमने इसकी व्यवस्था पहले ही कर ली है। पंडित पंकज ने सहमति में सिर हिलाया। लपेया की मात्रा थर्स और भारी हथौड़ों जितना कठिन नहीं था ये काम। युवराज सिंह उन्हें लेकर पेपर मिल में बनाए गए नए औजार दिखाने लगे, गूदा मिलाने की मशीनें और छनाई करने वाले दबाव चलित जाल। इनसे कागज बनाने की रफ्तार कई गुना बढ़ने वाली थी। इसके बाद वह उन्हें एक सजी हुई प्रिंटिंग प्लेट के पास ले गए। पंडित पंकज ने उसे पढ़ा तो चौंक उठे। इसमें तो खेती के आदेश, सेना भर्ती की सूचना और किशनपुर की ताज़ा घटनाएं सब छपी हैं। क्या इसे किताब की तरह छापने वाले हैं? नहीं, युवराज सिंह मुस्कराए, यह अखबार है। यह उनके लिए सबसे जरूरी काम था, सूचना और प्रचार। इससे उनकी छवि लोगों तक पहुंचेगी, नीतियां स्पष्ट होंगी और जनता को पता चलेगा कि उनका शासक उनके लिए क्या कर रहा है। किसी भी समय में जनमत पर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो कोई और करेगा और फिर अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ना बहुत आसान हो जाएगा। उन्होंने समझाया कि अखबार से वह हर गलत खबर का जवाब तुरंत दे पाएंगे और जनता को सही दिशा में मार्गदर्शन भी कर सकेंगे। पंडित पंकज ने विनम्रता से कहा, कृपया समझाएं, युवराज। लगता है आप हर ज्ञान में पारंगत हैं। युवराज सिंह ने उन्हें अखबार का उद्देश्य समझाया। सुनकर पंडित पंकज पहले से भी ज्यादा स्तब्ध रह गए। तो जनता बिना किसी शक के आपके कार्यों को जानेगी।
लेकिन नीचे ये क्या, ये तो चंदनपुर की तस्करी और धनपुर में हुई हत्या की घटनाएं भी छापी हैं। युवराज बोले, अगर ये बातें लोगों में फैलेंगी तो वे जरूर दोषियों को कोसेंगे और राज्य की नीतियों को सराहेंगे। अद्भुत, ये तो न्याय और विश्वास दोनों को मजबूत करेगा। समय के साथ जनता पूरी तरह आपके साथ खड़ी होगी, पंडित पंकज उत्साहित होकर बोले। युवराज ने स्वीकारा कि दिक्कत सिर्फ इतनी है कि पढ़े लिखे लोग कम हैं। अखबार आम लोगों तक तुरंत नहीं पहुंच पाएगा। पंडित पंकज ने कहा, कोई बात नहीं युवराज, 6 जिलों में ऐसे कई निर्धन विद्वान हैं जो लिखावट बेचकर अपना पेट पालते हैं। उन्हें अखबार दें और कहें कि वे बाजारों और कस्बों में लोगों को पढ़कर सुनाएं। बदले में उन्हें थोड़ा मानधन दें। युवराज को सुझाव पसंद आया। बहुत बढ़िया विचार है। फिर उन्होंने मौका देखते हुए कहा, पंडित जी, एक और महत्वपूर्ण विषय है, सेना। पंडित पंकज तुरंत गंभीर हो गए। सेना तो कप्तान ललित के अधीन है, क्या कोई चिंता है? युवराज सिंह बोले, अब जब इस्पात कारखाने में 30,000 मजदूर हैं, सेना को पूरी तरह सुसज्जित करने का समय आ गया है। हथियारों के बाद किशनपुर की सेना एक खूंखार बाग बन जाएगी, ऐसा बाग जिसे काबू में रखना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं सैन्य व्यवस्था में मुख्य सचिव की शक्ति बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने समझाया कि सेना में हर स्तर पर मुख्य सचिव की नियुक्ति होनी चाहिए, जो सैनिकों की विचारधारा, अनुशासन और निष्ठा सुनिश्चित करे, जैसे आधुनिक काल में राजनीतिक अधिकारी होते हैं। अगर कभी कोई अधिकारी विद्रोह की सोच रखे तो मुख्य सचिव उसे हटा सके। पंडित पंकज हर बात समझते गए। अखबार हो या सेना व्यवस्था, दोनों से स्पष्ट था कि युवराज सिंह अपने राज्य को संगठित, सुरक्षित और स्थिर बनाना चाहते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन इसके लिए बहुत सारे विद्वानों की जरूरत होगी। युवराज ने उत्तर दिया, शिक्षा का उद्देश्य ही राष्ट्र सेवा है। मैं उन्हें मौका दे रहा हूं, उन्हें सम्राट की परीक्षा देने की जरूरत नहीं, बस प्रशिक्षण के बाद योग्य पद पा सकते हैं। पंडित पंकज बोले, तो मैं तुरंत आदेश निकाल दूंगा कि जिले के सभी विद्वान, चाहे पद हो या न हो, आवेदन करें। ठीक है, ऐसा करो, युवराज ने कहा। इसके बाद वह तेजी से निकल पड़े। मुख्य सचिवों की भर्ती और अखबार बांटने वालों की जिम्मेदारी अब उनके हाथ में थी। अगले ही दिन किशनपुर शहर के बाजारों में ये सूचना चिपका दी गई। वहां मौजूद निर्धन विद्वानों में मानो हलचल मच गई। यह मुख्य सचिव तो समझ में आता है, पर यह अखबार बांटने वाला क्या होता है, किसी को पता है? एक विद्वान बोला। दूसरा बोला, शायद कोई सैनिक सूचना पहुंचाने वाला। आसपास खड़े कई विद्वान फटे पुराने कपड़ों में थे। वे वही असफल परीक्षार्थी थे जिन्हें आम लोग निकम्मा पंडित कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन आज ये सूचना देखकर उनकी आंखों में फिर से उम्मीद और सम्मान की चमक लौट आई थी। CH-83, क्या लियनपो अभी भी खाने लायक मजबूत है? हा, एक अखबार पहुंचाने वाला लड़का भला सैन्य खुफिया जानकारी रिपोर्ट करने वाला कैसे हो सकता है? तुम्हारी ये कमजोर बाहें, क्या तुम सफर की मुश्किलें झेल भी पाओगे? भीड़ में से एक आदमी अचानक जोर से हंस पड़ा। विद्वानों ने मुड़कर देखा तो एक सफेद बालों वाला, पर चेहरा जवान लगता बुजुर्ग किसान दिखाई दिया। उसकी पीठ पर दवाइयों की टोकरी थी और वह ऐसे हंस रहा था मानो उसने अभी दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुना हो। पहले बोलने वाला विद्वान तुरंत गुस्से में आ गया। तुम बूढ़े आदमी, हमारी हिम्मत कैसे हुई मजाक उड़ाने की? बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया। माफ कीजिए, बस मेरी सोच थोड़ी अलग है। इस सूचना में लिखा है कि वे ऐसे लोगों को भर्ती कर रहे हैं जो पढ़ना लिखना जानते हों। कोई आधिकारिक पद की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब काम के लिए बस मूलभूत साक्षरता चाहिए। इससे लगता है कि यह काम उन्हीं क्लर्कों जैसा है जो नगर द्वार पर नोटिस जोर से पढ़कर सुनाते हैं। ये सुनकर भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। पहले बोलने वाले विद्वान ने भी कहा, यह बात ठीक लगती है। महान यू साम्राज्य में जब भी कोई सरकारी नोटिस लगाई जाती तो विशेष क्लर्क आम जनता को उन्हें जोर से पढ़कर सुनाते थे। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या ये हमारे लिए थोड़ा नीचा काम नहीं है? हम सब ने 10 सालों से अधिक समय तक शास्त्रों का अध्ययन किया है, एक और विद्वान ने कहा। बिल्कुल, ये काम बहुत सामान्य है। अखबार पहुंचाने वाले लड़के को छोड़ो, लेकिन मुख्य सचिव का पद विचार करने लायक है। उद्धरण चिन्ह। विद्वान जब बहस कर रहे थे, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली। ये सभी विद्वान महत्वाकांक्षी थे, लेकिन अपने लक्ष्य हासिल करने की क्षमता की कमी थी। यही कारण था कि वे छोटे काम करने में शर्माते थे और अंत में कुछ हासिल किए बिना गरीबी में जीते थे। वह खुद भी ऐसा ही था। 55 साल की उम्र में जाकर उसे ये सच्चाई समझ आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा, बूढ़े आदमी ने कहा और आगे बढ़कर नोटिस के पास पहुंचा। नोटिस देखने वाले क्लर्क के सामने जाकर उसने अपना नाम लिख दिया। उसे पता था कि वह मुख्य सचिव के पद के लिए बहुत बुरा है, लेकिन अखबार पहुंचाने वाले लड़के का काम कुछ चांदी कमाने के लिए पर्याप्त था। पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने से बेहतर। अरे बूढ़े, तुम पढ़ भी सकते हो, किसी ने आवाज लगाई। भीड़ में किसी ने बूढ़े आदमी को गौर से देखा और अचानक हंस पड़ा। मैं इसे जानता हूं, ये फैन जेंग है, बूढ़ा विद्वान।
कहते हैं ये हर साल परीक्षा देने जाता है लेकिन अभी तक एक भी उपाधि नहीं पाई। इस उम्र में ये कम से कम 60 का तो होगा। एकदम बेकार, छी। और इसे हिम्मत थी हमें पहले मजाक उड़ाने की, पहले वाले विद्वान ने मौका पाकर पलटवार किया। फैनजेक का चेहरा, जो पहले से लाल था, गुस्से में और भी लाल हो गया। लेकिन अंत में उसने बस एक लंबी सांस ली, चुपचाप अपनी दवाइयों की टोकरी उठाए और घर की ओर चल दिया। जब वह हनकांग लेन में अपने घर पहुंचा, फैनजेग ने गुस्से में अपनी दवाइयों की टोकरी जमीन पर फेंक दी। बस देखते जाओ। चाहे मुझे 80 साल की उम्र तक परीक्षा देनी पड़े, मैं एक उपाधि जरूर हासिल करूंगा। उसी समय एक बूढ़ी औरत बाहर आई। जमीन पर बिखरी जड़ी बूटियां देखकर वह डांटने लगी, ये क्या बेवकूफी है? तुम जड़ी बूटियां जमीन पर क्यों फेंक रहे हो? हमें इन्हें बेचकर चावल लेना था, तुम भले मानुस। ये बूढ़ी औरत फैनजेग की पत्नी थी। उसकी बात सुनकर फैनजेग गुस्से में बोला, मैं कल से जड़ी बूटियां इकट्ठा नहीं करूंगा। मैं अखबार पहुंचाने वाला बनने जा रहा हूं। बूढ़ी औरत और भी गुस्से में आ गई और उसे कोसने लगी। अगर तुमने जड़ी बूटियां नहीं इकट्ठा की तो खाएंगे क्या? और ये अखबार पहुंचाने वाला होता क्या है? तुम्हारी उम्र हो गई है, दांत भी नहीं बचे, कोई तुम्हें गोबर इकट्ठा करने तक के लिए नहीं रखेगा। कितनी संकीर्ण सोच है तुम्हारी। मुझे नहीं पता अखबार पहुंचाने वाला क्या होता है, लेकिन नोटिस में लिखा है कि केवल पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसके लिए महीने में 1 तौल चांदी मिलती है, फैनजेग ने कहा। 1 तौल चांदी। बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठीं। युवा उम्र में फैनजेग गरीब था और उसे कोई उपाधि नहीं मिली थी, इसलिए उसने पास के गांव की एक कड़वी जबान औरत से शादी की थी। वह स्वभाव से शांत था और अक्सर उसकी डांट चुपचाप सहता था। हाँ, 1 तौल, फैनजेग ने कहा। 1 तौल चांदी महीने भर के भोजन और कपड़ों के लिए काफी थी। बूढ़ी औरत की आंखें इधर उधर घूमी। तो जाओ, कम से कम तुम्हारी पढ़ाई इतने साल बेकार नहीं जाएगी। लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली ना, तो वापस जड़ी बूटियां ही इकट्ठा करना। फैनजेग अभी भी थोड़ा संशय में था, लेकिन उसे एहसास होने लगा था कि उसकी शारीरिक शक्ति अब पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लायक नहीं बची। ऊपर से घर की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी और उसका बेटा भी इस साल की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। राजधानी चांगोन तक की यात्रा का खर्च भी एक समस्या था। ये सोचकर उसने तय किया कि चाहे बदनामी हो, लेकिन जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर उसने जल्दी से खाना खाया और अगले दिन तड़के ही कमांड हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ा। वह सबसे पहले पहुंच गया। हालांकि पिछले दिन कई विद्वानों ने अखबार पहुंचाने वाले लड़के के विचार का मजाक उड़ाया था, फैनजेग को आज उन्हें वहां देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह खुद इसके दौर से गुजरा था, इसलिए जानता था कि युवा विद्वान अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। भले अंदर से उनकी राय अलग हो, लेकिन भीड़ में वे बहाव के साथ चलते हैं। लेकिन सोच विचार करने पर वे वापस आ ही जाते हैं। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद घोड़ों की टापों की आवाज ने फैनजेग को नींदेपन से जगा दिया। उसने ऊपर देखा और एक सुंदर युवक को गहरे रंग के ब्रोकेड वस्त्र और जेड बेल्ट में घोड़े पर आते देखा। युवक के पीछे 2 ताकतवर, खतरनाक दिखने वाले सैनिक जैसे गार्ड थे जो अनुभवी योद्धा लगते थे। प्रिंस ची। हाँ, ये प्रिंस ची है। उद्धरण चिन्ह। कुछ विद्वानों ने युवराज सिंह सियोमिंग को पहचान लिया और आपस में फुसफुसाने लगे। फैनजेग सन रह गया और अत्यधिक घबराहट महसूस करने लगा। अगर प्रिंस ची खुद अखबार पहुंचाने वाले पद के लिए आए हैं, तो यह निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। अचानक उसे लगा कि उसकी कोई संभावना नहीं रही। जैसे ही प्रिंस ची पास पहुंचे, कमांड हेडक्वार्टर के सामने इंतजार कर रहे विद्वान उत्साहित होकर झुक गए और एक साथ बोले, प्रणाम प्रिंस ची। युवराज सिंह घोड़े से उतरे और भीड़ से बोले, औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। आज यहाँ आपकी उपस्थिति मेरे प्रति आपका विश्वास दर्शाती है। कृपया मेरे साथ आइए। युवराज सिंह इतने लोगों को आवेदन करते देखकर संतुष्ट थे। इसका मतलब था कि किशनपुर में अभी भी कुछ प्रतिभा मौजूद है, कम से कम तत्काल आवश्यकता पूरी करने लायक। वे लोग युवराज सिंह के साथ कमांड हेडक्वार्टर में पहुंचे, जहां पंडित पंकज भी आ गए। दोनों ने अपनी सीटें ली, युवराज मुख्य सीट पर और पंडित पंकज उनके पास। युवराज सिंह ने शुरू किया, पहले मैं बताता हूं कि अखबार पहुंचाने वाला लड़का होता क्या है। बैठते ही युवराज सीधे मुद्दे पर आ गए। उन्हें समय बर्बाद करना पसंद नहीं था। अखबार पहुंचाने वाले की भूमिका समझने के लिए पहले आपको अखबार के बारे में जानना होगा। 200 से अधिक आवेदकों का सामना करते हुए युवराज सिंह ने समझाना शुरू किया। आधुनिक समय में अखबार पहुंचाने वाले बच्चे होते थे जो अखबार बांटते थे। यहाँ युवराज ने इस भूमिका को बढ़ाकर अखबार पहुंचाने और पढ़कर सुनाने दोनों कार्य शामिल कर दिए। बात करते हुए युवराज सिंह ने एक अखबार निकाला। यह मशीन विभाग द्वारा रातों रात छापी गई पहली प्रति थी। यह अखबार है, आप इसे आगे पास कर सकते हैं और देख सकते हैं, युवराज ने कहा और अखबार सबसे नजदीक खड़े व्यक्ति को थमा दिया। वे एक पल के लिए हैरान हुए, वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद थे। बूढ़े आदमी ने भी युवराज सिंह की आश्चर्य भरी नजर देखी और तुरंत सिर झुकाकर अखबार पर ध्यान केंद्रित करते हुए लय के साथ पढ़ने लगा।
पंडित पंकज ने भी उस बूढ़े आदमी पर ध्यान दिया। जब फैन जेक पढ़ने लगा तो उन्होंने सराहना में सिर हिलाया और युवराज से कहा, इसका उच्चारण काफी स्पष्ट है, बस उम्र। फैन जेग इस चर्चा को सुनकर और चौकन्ना हो गया। युवराज सिंह मुस्कुराए और बोले, जियांग जिया ने राजा वेन से 80 साल की उम्र में मुलाकात की थी। क्या लियन पो अभी भी खाने लायक मजबूत है? मुझे इसकी उम्र में कोई समस्या नहीं दिखती। ये सुनकर फैन जेक का उत्साह बढ़ गया और वह और भी ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। अध्याय 84, प्लेट कवच। भीड़ में अखबार एक दूसरे को दिया गया। युवराज सिंह ने समझाया, जो तुम लोगों के हाथ में है वही अखबार है। अखबार पहुंचाने वाले लड़के का काम है इन अखबारों को विभिन्न कस्बों और जिलों में पहुंचाना और लोगों को जोर से पढ़कर सुनाना। ये काम आसान भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी। अखबार पढ़ने के बाद तुम लोगों की एक और जिम्मेदारी होगी, जनता की शिकायतें इकट्ठा करना और उन्हें किशनपुर वापस पहुंचाना। विद्वानों ने सहमति में सिर हिलाया। इसी समय फान जेक बोले, महाराज, क्या अखबार पहुंचाने वाले लड़के की भूमिका कुछ हद तक निरीक्षक जैसी नहीं है? हाँ, कुछ हद तक निरीक्षक जैसी है। लेकिन तुम जो शिकायतें वापस दोगे वे अखबार में प्रकाशित होंगी और फिर अधिकारी उनके समाधान देंगे, जिन्हें भी प्रकाशित किया जाएगा। इस तरह जनता की आवाज नीचे से ऊपर तक हर कोई सुन सकेगा, युवराज सिंह ने कहा और फान जेक को प्रशंसात्मक नजर दी। विद्वान दंग रह गए। राजकुमार किशनपुर की जनता के दुख दर्द के प्रति इतनी चिंता देखकर वे भीतर से प्रभावित हो उठे। कुछ विद्वानों ने कहा, महाराज शासन में परिश्रमी हैं और जनता का ख्याल रखते हैं। हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। हाँ, मैं अखबार पहुंचाने वाले लड़के की यह भूमिका निभाने को तैयार हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई शर्म नहीं है। अंततः शास्त्र पढ़ाई भी जनता के लिए ही की जाती है। उद्धरण चिन्ह। मुख्यालय में मौजूद विद्वानों में उत्साह उमड़ आया। पंडित पंकज और युवराज सिंह ने संतुष्टि भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। सच कहा जाए तो आम लोग हों या ये विद्वान, हर किसी के दिल में न्याय की भावना होती है। पहले वे थोड़ा संकोच कर सकते थे, लेकिन अब युवराज सिंह के सुधारों के परिणाम उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। हालांकि सभी विद्वान उत्साहित नहीं थे। कुछ चुप थे, मानो अखबार पहुंचाने वाली भूमिका में कोई दिलचस्पी नहीं हो। कुछ तो थोड़ा अधीर भी दिख रहे थे, जैसे वे किसी और चीज का इंतजार कर रहे हों। युवराज सिंह ने उनके चेहरे पढ़ लिए और भीतर ही भीतर ठंडी हंसी हंसी। वह जानता था कि ये लोग सेना में मुख्य सचिव के पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन जितनी अधिक उनकी इच्छा थी, वह उन्हें उतना ही कम देना चाहता था। ये लोग जनता के दुख दर्द से उदासीन थे और साधारण परिवारों से आने वाले सैनिकों के प्रति भी इनका कोई लगाव नहीं होता। अगर सेना में आ भी जाएं तो नौकरशाहों की तरह घमंड से पेश आते। ऐसे लोगों की युवराज सिंह को कोई आवश्यकता नहीं थी। इतिहास में वही लोग दुनिया पर शासन करते हैं जो जनता का दिल जीत लेते हैं। युवराज सिंह के हर सुधार का लक्ष्य जनता का विश्वास जीतना था। ऐसे लोगों को अपने पास रखना उसके प्रयासों को ही कमजोर करता। ऊपर से ये अधीर विद्वान साफ तौर पर खुशहाल परिवारों से थे, बड़े हों या छोटे। कुछ क्षण सोचने के बाद युवराज सिंह बोले, जो लोग अखबार पहुंचाने वाले लड़के की भूमिका के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे यहीं रुकें। बाकी लोग जा सकते हैं। जाएं। महाराज, सूचना में साफ लिखा था कि मुख्य सचिव के पद भी हैं, एक विद्वान ने विरोध किया। पंडित पंकज ने ठंडी हंसी भरी, महाराज जो कहें वही होगा। तुम यहाँ हंगामा करने वाले कौन होते हो? बाहर जाओ। विद्वान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में आस्तीन झटकी और बाहर निकल गया। कई और भी उसके पीछे चले गए। कुछ देर बाद जब हॉल में लगभग 100 लोग बचे रहे, तब युवराज सिंह बोले, बधाई हो, आप सभी अब मुख्य सचिव या अखबार पहुंचाने वाले लड़के दोनों में से किसी एक की भूमिका चुन सकते हैं। लेकिन मुख्य सचिव के लिए पंडित पंकज की परीक्षा पास करनी होगी। जहां तक अखबार पहुंचाने वाले लड़कों की बात है, आप अभी पंजीकरण कर सकते हैं और रोजाना रिपोर्टिंग शुरू करेंगे। वेतन होगा 1 तौल चांदी प्रति माह। विद्वान पहले चौंके, फिर बेहद प्रसन्न हुए। कई मन ही मन खुद को धन्यवाद दे रहे थे कि वे बाहर नहीं गए। अब मैं एक एक कर परीक्षा लूंगा। जो पास होंगे उन्हें कुछ समय के लिए बोवन अकादमी में छात्र के रूप में भेजा जाएगा। परीक्षाएं पास करने के बाद आप सेना में प्रवेश कर सकते हैं, पंडित पंकज ने कहा। विद्वानों ने तुरंत कतार बना ली, परीक्षा के इंतजार में। उसी समय फान जेक चुपचाप आगे आए और युवराज सिंह से बोले, महाराज, यह आमजन बहुत वृद्ध है और मुख्य सचिव पद के लिए आवेदन नहीं करेगा। लेकिन महाराज की बातों ने अभी मुझे बेहद प्रभावित किया है। अस्तबल में बंधा बूढ़ा घोड़ा भी 1000 मील दौड़ने की आकांक्षा रखता है। खुद को कम मत आंकिए, युवराज सिंह ने कहा। फान जेक बोले, महाराज, यह आमजन 15 वर्ष की आयु से सम्राटीय परीक्षा दे रहा है और आज तक सफल नहीं हुआ। मुझे जियांग जिया जैसा कहना बहुत उदारता है। मैं अपनी क्षमता जानता हूं, मैं अखबार पहुंचाने वाला लड़का बनकर ही संतुष्ट हूं। यदि ऐसा है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। कहावत भी है, जबरदस्ती तोड़ा गया खरबूजा मीठा नहीं होता, युवराज सिंह ने कहा। सच में
फानजेग बहुत वृद्ध थे और बिना वास्तविक रुचि के वे मुख्य सचिव का काम निभा भी नहीं सकते थे। पर युवराज सिंह की नज़र में फानजेग की उम्र और उनका विद्वत अनुभव उन्हें उस नए अखबार कार्यालय के लिए उपयुक्त बनाता था जिसे वह स्थापित करने जा रहा था। थोड़ी देर बाद युवराज सिंह बोले, यदि आप चाहें तो जनता के बीच जो भी देखेंगे सुनेंगे वह लिख सकते हैं। यदि अच्छा हुआ तो उसे अखबार में छापा जाएगा। अवश्य, फानजेग ने कहा। युवराज सिंह ने सिर हिलाया। वह फानजेग की क्षमता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, इसलिए वह पहले उन्हें परखना चाहता था। सच कहें तो युवराज सिंह उन लोगों को अधिक महत्व नहीं देता था जो सम्राटीय परीक्षाओं से चुने जाते थे। हर युग में असाधारण प्रतिभाएं परीक्षा व्यवस्था से बाहर ही मिलती हैं। मुख्य सचिव और अखबार पहुंचाने वाले पद तय हो जाने के बाद युवराज सिंह ने अखबार कार्यालय, कागज बनाने की कार्यशाला और मुद्रण कार्यशाला की स्थापना की गति तेज कर दी। जैसे ही औद्योगिक क्षेत्र की इमारतें तैयार हुईं, उसने कारीगरों को उत्पादन शुरू करने भेज दिया। उसने अखबार कार्यालय के लिए भी एक स्थान चुना और अस्थायी रूप से बोवन अकादमी के भीतर उसे रखा। युवराज सिंह अभी मुख्यालय में अपनी सीट पर बैठ ही रहे थे कि बाहर शोरगुल शुरू हो गया। तभी लक्ष्य हंसते हुए अंदर आए। अंदर आते ही बोले, महाराज, सुना है इस्पात कार्यशाला ने बहुत सा कवच तैयार किया है। क्या मैं देख सकता हूँ? ये तुम्हें चंद्रेश ने बताया होगा, है ना? वह आदमी अपना मुंह बंद नहीं रख सकता, युवराज सिंह बोले। लक्ष्य हंसे, महाराज, आप चंद्रेश को दोष नहीं दे सकते। मैंने उसे कोने में घेर लिया था और थोड़ा डराया। तभी उसने बता दिया। मुझे पता ही था। खैर, चूंकि तुम आ ही गए हो, चलो देखते हैं, युवराज सिंह ने कहा, मन में खुद भी उत्सुकता लिए। इस्पात कार्यशाला के विस्तार और पर्याप्त जनशक्ति के बाद प्लेट कवच का उत्पादन शुरू हो चुका था, और वह भी बड़े पैमाने पर असेंबली लाइन की तरह। रोज कम से कम 100 सेट प्लेट कवच बन ही जाते थे। हालांकि पिछड़ी उत्पादन स्थितियों के कारण अभी भी कुछ सीमाएं थीं। जब वे इस्पात कार्यशाला पहुंचे तो उन्होंने चमचमाते चांदी से रंग के कई पंक्तियों में सजे प्लेट कवच देखे। टोपी, हेलमेट से लेकर वक्ष कवच, बांह कवच, पैर कवच, हर सेट एक पूरा मानव आकार बनाता था। यही प्लेट कवच का लाभ था, ये लचीला भी था और शरीर को लगभग हर तरफ से सुरक्षा देता था। उच्च गुणवत्ता वाली इस्पात और बार बार की हथौड़ाई के कारण इसकी गुणवत्ता भी उत्कृष्ट थी। महाराज, ये वाला कवच मेरा होगा, है ना? लक्ष्य ने एक खास बड़े कवच की ओर इशारा किया। बने हुए प्लेट कवच कतारों में खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे असली सैनिक हों। युवराज सिंह ने लक्ष्य की उंगली के दिशा में देखा और पाया कि यह सेट बाकियों से बड़ा और मोटा था। हाँ, ये वाला कमांडर लक्ष्य के लिए है, चंद्रेश ने मुस्कुराकर कहा। उस प्लेट कवच की ठंडी चमक लक्ष्य की आंखों में जैसे बस गई। वह उसे प्रेम भरी नजर से देखते हुए तेजी से आगे बढ़े। महाराज, क्या मैं इसे पहन सकता हूँ? युवराज सिंह ने सिर हिलाया और कारीगरों को आदेश दिया कि वह लक्ष्य को कवच पहनाने में मदद करें। आखिर यह पहला अवसर था जब लक्ष्य प्लेट कवच पहनने वाले थे। अध्याय 85, प्लेट आर्मर की प्रभावशीलता। एक सेट प्लेट आर्मर कई हिस्सों से बना होता था। कारीगरों की मदद से लक्ष्य ने सफलतापूर्वक आर्मर पहन लिया। जब हेलमेट भी पहन लिया गया तो लक्ष्य एक लोहे के राक्षस जैसा दिखाई देने लगा। वह उत्साहित होकर आर्मर में इधर उधर चला। बुरा नहीं, काफी लचीला है, लक्ष्य ने उत्साह से कहा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यह प्लेट आर्मर तलवार और धारदार हथियारों का प्रहार सह सकता है या नहीं। इसे परखना आसान है। जाओ और इसे एक बार मारो, युवराज सिंह ने कहा। जाओ तुरंत घबरा गया। महाराज, ये किससे डर रहे हो? कर दो, तुम वही सिपाही हो जिसे मैंने तैयार किया है या नहीं? लक्ष्य ने डांटा। ये सुनकर जाओ का चेहरा उतर गया। उसने कमर से अपनी स्टील तलवार निकाली और लक्ष्य के पेट पर वार कर दिया। धातु की तेज क्लैंग आवाज हुई और ब्लेड ने आर्मर पर बस एक हल्की सी खरोंच छोड़ी। लक्ष्य कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित था और दर्द की कोई आवाज भी नहीं निकाली। महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे कुछ और वार मारो, लक्ष्य ने उत्साहित होकर कहा। जाओ भी आश्चर्यचकित था। अब जब उसका मन हल्का हो गया तो उसने बार बार तलवार घुमाकर लक्ष्य पर वार किए। लक्ष्य पीछे हटता रहा, लेकिन पहले वार की तरह ही कई प्रहारों के बाद भी उसे बस हल्की सी असहजता महसूस हुई। लेकिन जाओ तो अब जोश में आ गया था। वह बिना रुके बार बार तलवार चलाता रहा, जब तक कि अंत में लक्ष्य ने उसे लात मारकर जमीन पर नहीं गिरा दिया। अरे बदमाश, देखो मेरी कीमती आर्मर का क्या हाल कर दिया। हर जगह खरोंचे हैं, लक्ष्य ने दुखी होकर कहा। फिर उसने युवराज सिंह की ओर विनती भरी नजर से देखा। महाराज, क्या मुझे एक और सेट मिल सकता है? देखिए न, इस लड़के ने इस वाले का क्या हाल कर दिया। युवराज सिंह मुस्कराए। एक सेट प्लेट आर्मर बनाने में कम से कम 30 तौल चांदी लगती है, और तुम इतनी आसानी से मांग रहे हो 30 तौल। लक्ष्य चौंक गया। ये तो मेरी 1 साल की तनख्वाह है। युवराज सिंह बस उसे आर्मर की कीमत का एहसास दिलाने के लिए बड़ा चढ़ाकर कह रहे थे। हालांकि अगर इसे पारंपरिक तरीके से बनाया जाए तो सच में इसकी कीमत लगभग 30 तौल होती।
लेकिन जल चलित हथौड़े और गुलामों के मुफ्त श्रम के कारण इस सेट की वास्तविक लागत तो लगभग एक बैल जितनी ही थी। और ये तो कम अनुमान है। तुम्हारा आर्मर एक जनरल का सेट है, ज्यादा मोटा और खूबसूरत नक्काशी वाला, युवराज सिंह ने कहा। लक्ष्य को तुरंत अपने किए पर पछतावा हुआ और वह जाओहू को घूरने लगा। तू इसकी भरपाई करेगा, जाओहू बोला, आपने ही तो मुझे वार करने को कहा था। और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। लक्ष्य की परेशानी देखकर युवराज सिंह ने उसे और नहीं छेड़ा। ठीक है, चूंकि तुमने चंदनपुर में योगदान दिया है, मैं तुम्हें 3 सेट प्लेट आर्मर दे देता हूं। धन्यवाद महाराज। लक्ष्य खुशी से झूम उठा। अपना फुल बॉडी आर्मर सहलाते हुए लक्ष्य बोला, महाराज, यह आर्मर सच में कमाल है। लगभग अभेद्य। अगर आप मुझे 10,000 सैनिक दे दें जो ये पहने, तो हमें बर्बर जातियों से डरने की जरूरत नहीं। यूं बकवास मत करो, युवराज सिंह ने सख्त स्वर में कहा। प्लेट आर्मर मजबूत है, लेकिन ये गतिशीलता को थोड़ा कम कर देता है। लक्ष्य ने थोड़ा घूमकर देखा। थोड़ा रुकावट होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। असली सवाल तो यह है, क्या तीर इसे भेद सकते हैं? साधारण ढलवां लोहा तीर नहीं भेद पाएंगे, युवराज सिंह ने सीधे कहा। इस प्लेट आर्मर को बनाने की तकनीक आधुनिक युग के 17वीं-18वीं सदी के बराबर थी। बिना विशेष तीरों के इसे भेदना मुश्किल था। वास्तव में शुरुआती आग्नेयास्त्र भी प्लेट आर्मर नहीं भेद पाते थे। बाद में जब बंदूकें शक्तिशाली हुईं, तभी प्लेट आर्मर का उपयोग बंद हुआ। युवराज सिंह अपनी सेना को प्लेट आर्मर दे रहे थे क्योंकि महान यू साम्राज्य की स्थिति ऐसी थी। और उनकी उपलब्ध तकनीक से प्लेट आर्मर बनाना स्केल आर्मर की तुलना में तेज और सस्ता था। इसीलिए उन्होंने प्लेट आर्मर चुना था। ऐसा है क्या? लक्ष्य मुस्कुराया और तुरंत युद्ध में जाने का मन करने लगा। बेशक, ये सब अभी अनुमान है। असली परख युद्ध में ही होगी, युवराज सिंह ने कहा। कोई भी उपकरण तभी सचमुच परखा जाता है जब वह युद्ध में उतरे। लेकिन लक्ष्य इतना प्रभावित था कि उसे युवराज सिंह की बात आधी ही समझ आई। महाराज, मैं इन 300 सेट प्लेट आर्मर को अभी बैरक ले जाता हूं। रुको, इतनी जल्दी मत करो। अभी और भी है, युवराज सिंह ने हाथ हिलाकर कहा। कारीगर एक लंबी डंडी और लंबी चौड़ी धार वाली हथियार लेकर आए। महाराज, क्या ये वही मोदाव है जिसका आपने जिक्र किया था? लक्ष्य ने पूछा। युवराज सिंह पहले ही उसे मोदाव दिखाने की बात कह चुके थे, और लक्ष्य बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाँ, यह मोदाव है, विशेष रूप से बर्बर जातियों की भारी घुड़सवार सेना का सामना करने के लिए बनाया गया, युवराज सिंह ने समझाया। घास के मैदानों पर अधिकांश बर्बर घुड़सवार हल्की घुड़सवार सेना थे, लेकिन भारी घुड़सवार भी कम नहीं थे और वही उनकी सेना का सबसे मजबूत हिस्सा थे। आमतौर पर वे हल्की घुड़सवारों से किनारों पर हमला कराते और भारी घुड़सवारों को बीच से सीधा धावा बोलने देते। ये रणनीति अक्सर महान यू साम्राज्य की सेना को रोक नहीं पाती थी। लक्ष्य ने मोदाव उठाया और उसका वजन परखा। महाराज, यह मोदाव काफी भारी है। कम से कम 20 कत्ती तो होगा। इसीलिए इसे घुमाने पर ये आदमी और घोड़े दोनों को मार गिरा सकता है, युवराज सिंह बोले। मोदाव पूरा स्टील का बना था, लंबी डंडी और लंबा चौड़ा बेहद धार वाला ब्लेड। लक्ष्य जब मोदाव को टटोल रहा था, उसने समझ लिया कि प्लेट आर्मर के साथ मिलकर यह हथियार युद्ध पंक्तियों में घुड़सवार सेना के लिए भयावह साबित होगा। मोदाव के अलावा स्टील वर्कशॉप में बड़ी संख्या में भाले, तलवारें और अन्य हथियार भी बनाए जा चुके थे। दूर दूरी के हथियारों के लिए युवराज सिंह ने क्रॉसबो चुने थे। हालांकि क्रॉसबो महंगे बनते और उनकी गति कम होती, लेकिन एक कुशल धनुर्धर तैयार करने में 3 साल लगते थे, बहुत ज्यादा। जंग में सैनिक मिट्टी की तरह खर्च होते हैं। जीत उसी की होती है जो सबसे जल्दी सेना तैयार कर ले। यही कारण है कि बंदूकें अंततः दुनिया का मुख्य हथियार बनी। एक खेप मर जाए तो 3 महीने में नई खेप तैयार। क्रॉसबो भी इसी तरह थे। धनुष की तरह कठोर प्रशिक्षण की जरूरत नहीं। और जहां प्राचीन क्रॉसबो की सबसे बड़ी कमजोरी धीमा रिलोडिंग रहती थी, युवराज सिंह ने उसमें पुली तंत्र जोड़ दिए थे। इससे सैनिकों को कम ताकत लगती और वे तेजी से चला सकते थे। ये पुली क्रॉसबो अभी अनुसंधान और उत्पादन चरण में थे, अभी बड़े पैमाने पर नहीं बने थे। लेकिन आधुनिक तकनीक उनकी सफलता सुनिश्चित करती थी। लक्ष्य को हथियार और उपकरण दिखाने के बाद लक्ष्य ने तुरंत लोगों को बुलवाया और सब कुछ बैरक ले जाने लगा। नए भर्ती सैनिक अभी भी अपने पुराने कपड़ों में ही थे, सामान्य नागरिकों जैसे दिखते थे। इन नए हथियारों और आर्मर के साथ सैनिकों को पहली बार महसूस हुआ कि वे सचमुच सैनिक बन रहे हैं। चंद्रेश और युवराज सिंह ने लक्ष्य को व्यस्त देखकर लंबी सांस ली। ये बस शुरुआत थी। जैसे जैसे स्टील वर्कशॉप कुशल होती जाएगी, प्लेट आर्मर का उत्पादन तेज होगा और उनकी सेना कभी बिना हथियार और कवच के नहीं रहेगी। अध्याय 85। प्लेट आर्मर की प्रभावशीलता। एक सेट प्लेट आर्मर कई हिस्सों से बना होता था। कारीगरों की मदद से लक्ष्य ने सफलतापूर्वक आर्मर पहन लिया। जब हेलमेट भी पहन लिया गया, तो लक्ष्य एक लोहे के राक्षस जैसा दिखाई देने लगा। वह उत्साहित होकर आर्मर में इधर उधर चला। बुरा नहीं, काफी लचीला है, लक्ष्य ने उत्साह से कहा।
लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यह प्लेट आर्मर तलवार और धारदार हथियारों का प्रहार सह सकता है या नहीं। इसे परखना आसान है। जाओ हो, जाओ और इसे एक बार मारो, युवराज सिंह ने कहा। जाओ हो तुरंत घबरा गया। महाराज, ये किससे डर रहे हो? कर दो, तुम वही सिपाही हो जिसे मैंने तैयार किया है या नहीं? लक्ष्य ने डांटा। ये सुनकर जाओ हो का चेहरा उतर गया। उसने कमर से अपनी स्टील तलवार निकाली और लक्ष्य के पेट पर वार कर दिया। धातु की तेज क्लैंग आवाज हुई और ब्लेड ने आर्मर पर बस एक हल्की सी खरोंच छोड़ी। लक्ष्य कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित था और दर्द की कोई आवाज भी नहीं निकाली। महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे कुछ और वार मारो, लक्ष्य ने उत्साहित होकर कहा। जाओ हु भी आश्चर्यचकित था। अब जब उसका मन हल्का हो गया तो उसने बार बार तलवार घुमाकर लक्ष्य पर वार किए। लक्ष्य पीछे हटता रहा, लेकिन पहले वार की तरह ही कई प्रहारों के बाद भी उसे बस हल्की सी असहजता महसूस हुई। लेकिन जाओ हु तो अब जोश में आ गया था। वह बिना रुके बार बार तलवार चलाता रहा, जब तक कि अंत में लक्ष्य ने उसे लात मारकर जमीन पर नहीं गिरा दिया। अरे बदमाश, देखो मेरी कीमती आर्मर का क्या हाल कर दिया। हर जगह खरोंचे हैं, लक्ष्य ने दुखी होकर कहा। फिर उसने युवराज सिंह की ओर विनती भरी नजर से देखा। महाराज, क्या मुझे एक और सेट मिल सकता है? देखिए न, इस लड़के ने इस वाले का क्या हाल कर दिया। युवराज सिंह मुस्कराए। एक सेट प्लेट आर्मर बनाने में कम से कम 30 तौल चांदी लगती है, और तुम इतनी आसानी से मांग रहे हो? 30 तौल? लक्ष्य चौंक गया। ये तो मेरी 1 साल की तनख्वाह है। युवराज सिंह बस उसे आर्मर की कीमत का एहसास दिलाने के लिए बड़ा चढ़ाकर कह रहे थे। हालांकि अगर इसे पारंपरिक तरीके से बनाया जाए तो सच में इसकी कीमत लगभग 30 तौल होती। लेकिन जल चलित हथौड़े और गुलामों के मुफ्त श्रम के कारण इस सेट की वास्तविक लागत तो लगभग एक बैल जितनी ही थी। और ये तो कम अनुमान है। तुम्हारा आर्मर एक जनरल का सेट है, ज्यादा मोटा और खूबसूरत नक्काशी वाला, युवराज सिंह ने कहा। लक्ष्य को तुरंत अपने किए पर पछतावा हुआ और वह जाओहू को घूरने लगा। तू इसकी भरपाई करेगा? जाओहू बोला, आपने ही तो मुझे वार करने को कहा था। और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। लक्ष्य की परेशानी देखकर युवराज सिंह ने उसे और नहीं छेड़ा। ठीक है, चूंकि तुमने चंदनपुर में योगदान दिया है, मैं तुम्हें 3 सेट प्लेट आर्मर दे देता हूं। धन्यवाद महाराज, लक्ष्य खुशी से झूम उठा। अपना फुल बॉडी आर्मर सहलाते हुए लक्ष्य बोला, महाराज, यह आर्मर सच में कमाल है। लगभग अभेद्य। अगर आप मुझे 10,000 सैनिक दे दें जो ये पहने, तो हमें बर्बर जातियों से डरने की जरूरत नहीं। यूं बकवास मत करो, युवराज सिंह ने सख्त स्वर में कहा। प्लेट आर्मर मजबूत है, लेकिन ये गतिशीलता को थोड़ा कम कर देता है। लक्ष्य ने थोड़ा घूम कर देखा। थोड़ा रुकावट होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। असली सवाल तो यह है, क्या तीर इसे भेद सकते हैं? साधारण ढलवां लोहा तीर नहीं भेद पाएंगे, युवराज सिंह ने सीधे कहा। इस प्लेट आर्मर को बनाने की तकनीक आधुनिक युग के 17वीं-18वीं सदी के बराबर थी। बिना विशेष तीरों के इसे भेदना मुश्किल था। वास्तव में शुरुआती आग्नेयास्त्र भी प्लेट आर्मर नहीं भेद पाते थे। बाद में जब बंदूकें शक्तिशाली हुईं, तभी प्लेट आर्मर का उपयोग बंद हुआ। युवराज सिंह अपनी सेना को प्लेट आर्मर दे रहे थे क्योंकि महान यू साम्राज्य की स्थिति ऐसी थी, और उनकी उपलब्ध तकनीक से प्लेट आर्मर बनाना स्केल आर्मर की तुलना में तेज और सस्ता था। इसीलिए उन्होंने प्लेट आर्मर चुना था। ऐसा है क्या? लक्ष्य मुस्कुराया और तुरंत युद्ध में जाने का मन करने लगा। बेशक, ये सब अभी अनुमान है। असली परख युद्ध में ही होगी, युवराज सिंह ने कहा। कोई भी उपकरण तभी सचमुच परखा जाता है जब वह युद्ध में उतरे। लेकिन लक्ष्य इतना प्रभावित था कि उसे युवराज सिंह की बात आधी ही समझ आई। महाराज, मैं इन 300 सेट प्लेट आर्मर को अभी बैरक ले जाता हूं। रुको, इतनी जल्दी मत करो। अभी और भी है, युवराज सिंह ने हाथ हिलाकर कहा। कारीगर एक लंबी डंडी और लंबी चौड़ी धार वाली हथियार लेकर आए। महाराज, क्या ये वही मोदाव है जिसका आपने जिक्र किया था? लक्ष्य ने पूछा। युवराज सिंह पहले ही उसे मोदाव दिखाने की बात कह चुके थे और लक्ष्य बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाँ, यह मोदाव है, विशेष रूप से बर्बर जातियों की भारी घुड़सवार सेना का सामना करने के लिए बनाया गया, युवराज सिंह ने समझाया। घास के मैदानों पर अधिकांश बर्बर घुड़सवार हल्की घुड़सवार सेना थे, लेकिन भारी घुड़सवार भी कम नहीं थे और वही उनकी सेना का सबसे मजबूत हिस्सा थे। आमतौर पर वे हल्की घुड़सवारों से किनारों पर हमला कराते और भारी घुड़सवारों को बीच से सीधा धावा बोलने देते। ये रणनीति अक्सर महान यू साम्राज्य की सेना को रोक नहीं पाती थी। लक्ष्य ने मोदाव उठाया और उसका वजन परखा। महाराज, यह मोदाव काफी भारी है। कम से कम 20 कत्ती तो होगा। इसीलिए इसे घुमाने पर यह आदमी और घोड़े दोनों को मार गिरा सकता है, युवराज सिंह बोले। मोदाव पूरा स्टील का बना था, लंबी डंडी और लंबा चौड़ा बेहद धार वाला ब्लेड। लक्ष्य जब मोदाव को टटोल रहा था, उसने समझ लिया कि प्लेट आर्मर के साथ मिलकर यह हथियार युद्ध पंक्तियों में घुड़सवार सेना के लिए भयावह साबित होगा।
मोदाओं के अलावा स्टील वर्कशॉप में बड़ी संख्या में भाले, तलवारें और अन्य हथियार भी बनाए जा चुके थे। दूर दूरी के हथियारों के लिए युवराज सिंह ने क्रॉसबो चुने थे। हालांकि क्रॉसबो महंगे बनते और उनकी गति कम होती, लेकिन एक कुशल धनुर्धर तैयार करने में 3 साल लगते थे, बहुत ज्यादा। जंग में सैनिक मिट्टी की तरह खर्च होते हैं। जीत उसी की होती है जो सबसे जल्दी सेना तैयार कर ले। यही कारण है कि बंदूकें अंततः दुनिया का मुख्य हथियार बनी। एक खेप मर जाए तो 3 महीने में नई खेप तैयार। क्रॉसबो भी इसी तरह थे। धनुष की तरह कठोर प्रशिक्षण की जरूरत नहीं। और जहां प्राचीन क्रॉसबो की सबसे बड़ी कमजोरी धीमा रिलोडिंग रहती थी, युवराज सिंह ने उसमें पुली तंत्र जोड़ दिए थे। इससे सैनिकों को कम ताकत लगती और वे तेजी से चला सकते थे। ये पुली क्रॉसबो अभी अनुसंधान और उत्पादन चरण में थे, अभी बड़े पैमाने पर नहीं बने थे। लेकिन आधुनिक तकनीक उनकी सफलता सुनिश्चित करती थी। लक्ष्य को हथियार और उपकरण दिखाने के बाद लक्ष्य ने तुरंत लोगों को बुलवाया और सब कुछ बैरक ले जाने लगा। नए भर्ती सैनिक अभी भी अपने पुराने कपड़ों में ही थे, सामान्य नागरिकों जैसे दिखते थे। इन नए हथियारों और आर्मर के साथ सैनिकों को पहली बार महसूस हुआ कि वे सचमुच सैनिक बन रहे हैं। चंद्रेश और युवराज सिंह ने लक्ष्य को व्यस्त देखकर लंबी सांस ली। ये बस शुरुआत थी। जैसे जैसे स्टील वर्कशॉप कुशल होती जाएगी, प्लेट आर्मर का उत्पादन तेज होगा और उनकी सेना कभी बिना हथियार और कवच के नहीं रहेगी। अध्याय 86 प्रचार अभियान। झू लियू 15 साल का था और छिंगझोउ के ताइपिंग काउंटी के झूजिया गांव में रहता था। जब से उसे होश आया था, उसके पिता छिंगझोउ के शक्तिशाली स्थानीय कुलों में से एक वांग परिवार के खेतों पर बंटाई करते थे। हर साल उनकी फसल का 70% हिस्सा वांग परिवार को देना पड़ता था। उसके 2 बड़े भाई थे, झू लिएर और झू सांसी। दोनों वांग परिवार के लिए गाय चराने का काम करते थे। जब झू लियू 9 साल का हुआ, तब उसे भी अपने भाइयों के साथ वांग परिवार के लिए काम करना पड़ा, और बदले में उसे एक दिन में बस एक काला भाप वाला बन मिलता था। झू लियू को वे काले बन बेहद नापसंद थे। वे भूसे और फफूंदी लगे गेहूं को मिलाकर बनाए जाते थे और निगलना भी मुश्किल होता था। लेकिन खाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। फसल का जो 30% हिस्सा उसके परिवार के पास रह जाता था, वह उसके 7 सदस्यीय परिवार, जिसमें उसकी छोटी बहन भी शामिल थी, को मुश्किल से जीवित रख पाता था। लगभग हर दिन झू लियू भूखा ही रहता था। केवल त्योहारों पर उसके माता पिता थोड़ा गेहूं बेचकर सफेद आटे के कुछ पैनकेक और बन बनाते थे। उसकी यादों में वही दिन सबसे खुशी के होते थे। लेकिन इस साल कुछ अलग हुआ। उसके पिता, जो लंबे समय से वांग परिवार की जमीन पर बटाई करते थे, अचानक तीनों भाइयों को घर बुला लाए। पूरा 7 सदस्यीय परिवार गांव के बाहर नदी किनारे पड़े पड़ती जमीन को जोतने चला गया। उसके माता पिता के अनुसार राजकुमार छी ने भूमि पुनःअधिग्रहण का आदेश दिया था। जो भी परिवार पड़ती जमीन को जोतेगा, वह जमीन उनके परिवार की हो जाएगी और पीढ़ियों तक हस्तांतरित की जा सकेगी। इसके बाद गांव के मुखिया उनके घर आए और कहा कि सभी को एक उत्पादन दल में शामिल होना होगा। उसे याद था कि उसके माता पिता कितने उत्साहित थे। उनके आसपास के सभी परिवार, जिन्होंने जमीन जोती थी, एक उत्पादन दल में बांधे गए, और जल्द ही काउंटी की ओर से बैल और खेती के औजार भी उनके दलों में बांट दिए गए। वसंत के बाद गांव वाले मिलकर खेती कर सकेंगे और अगले 3 साल तक सरकार कोई कर नहीं लेगी। भूमि पुनःअधिग्रहण कानून के अनुसार झू लियू 30 मुंह जमीन जोत सकता था, लेकिन वह अकेला इतना काम नहीं कर सकता था। लेकिन उसके माता पिता कह रहे थे कि इस साल की फसल बेचकर वे उसके लिए दहेज जुटाएंगे और उसके लिए पत्नी ढूंढेंगे। फिर वे दोनों मिलकर जमीन जोत सकेंगे। ये सोचकर झू लियू शर्मा गया। पत्नी होना कैसा होगा? वह खेत में खड़ा घूमते हुए पानी के चक्के को देख रहा था, तभी उसका दूसरा भाई झूसानसी दौड़ता हुआ आया और बोला, वू लियू, राजकुमार छी का अखबार बांटने वाला लड़का छिंगझोउ शहर पहुंचा है। गांव के मुखिया ने कहा है कि सब लोग पूर्व की खलिहान वाली जगह पर इकट्ठा हों। अखबार बांटने वाला लड़का क्या होता है? झू लियू ने उलझन में पूछा। छोड़, बाद में समझ लेना। चल पहले। झूसानसी उसे खींचकर खलिहान पहुंचा, जहां लगभग पूरा गांव इकट्ठा था। खलिहान के बीच में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में कोई नोटिस जैसा कागज था। उसके पीछे झुजिया गांव के सम्मानित मुखिया झुजियो खड़े थे, जो उस बूढ़े आदमी के साथ बेहद नर्म व्यवहार कर रहे थे। वह बूढ़ा आदमी फानजेंग था। यह उसका पहली बार गांव में आने का दौरा था। उसने अखबार उठाया और झुजियो से पूछा, क्या गांव के सभी लोग आ गए? झू लियू भी आ गया है। अब सब मौजूद हैं, झुजियो ने कहा। फानजेंग ने सिर हिलाया। दायू साम्राज्य में चाहे शहर हो, काउंटी हो या गांव, लोग साथ रहते थे और गांवों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए चारों ओर मिट्टी की दीवारें बनी होती थीं। इससे सभी को इकट्ठा करना आसान था। उसने कहा, पहले मैं बताऊं कि अखबार बांटने वाला लड़का क्या होता है। फानजेंग ने राजकुमार छी के आदेशानुसार अखबार की अवधारणा समझानी शुरू की। उसका एक बड़ा काम था अखबार को लोकप्रिय बनाना और सरकार की विश्वसनीय सूचना के स्रोत के रूप में स्थापित करना।
जब वह समझा चुका, गांव वालों को थोड़ी समझ आ गई। फिर फान जेंग ने अखबार की सामग्री पढ़ना शुरू किया। ये दायू साम्राज्य का पहला अखबार था जिसमें हाल ही में छिंगझोऊ में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम दर्ज थे। पहला लेख भूमि पुनःअधिग्रहण आदेश में हर व्यक्ति को मिलने वाली जमीन की मात्रा स्पष्ट करता था ताकि शक्तिशाली परिवार अपनी हिस्सेदारी से ज्यादा जमीन न हड़प सकें। दूसरा लेख भर्ती के बारे में था, युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता था। इसमें बताया गया था कि सैनिकों को अतिरिक्त जमीन मिलेगी, मासिक वेतन मिलेगा और वर्ष के अंत में उनके परिवारों को अनाज और मांस दिया जाएगा। तीसरा लेख घुड़सवारी विभाग को पुनर्जीवित करने और पशुपालन को बढ़ावा देने पर था। चौथा लेख व्यापार और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करता था, जिससे व्यापारियों और कारीगरों की निम्न स्थिति को सुधारा जा सके। इसमें यह भी कहा गया था कि प्रवासी शहर में काम कर सकते हैं और 3 साल बाद उन्हें स्थानीय निवास अधिकार मिल जाएगा और जागीर के सभी लाभ मिलेंगे। अखबार में जगह सीमित होने के कारण बस यही नीतियां शामिल थीं। बाकी हिस्से में जागीर की बड़ी घटनाओं के बारे में लिखा था, जिसमें कांगझोऊ घटना और देंगझोऊ घटना भी शामिल थीं। छी, ये वांग और छिन परिवार तो बिल्कुल नीच हैं, एक गांव वाले ने अखबार सुनकर गाली दी। हाँ बिल्कुल, खासकर वांग परिवार, अपनी स्वार्थ के लिए 72 लोगों को मार डालना। इन्हें तो 1000 बार मरना चाहिए, दूसरे गांव वाले ने कहा। ये स्थानीय बड़े परिवार मुसीबत के सिवा कुछ नहीं। हम दिन रात मेहनत करते हैं और वे फसल का 70% ले जाते हैं। पता नहीं हमसे कितनी जमीन छीन ली है। उद्धरण चिन्ह। जब फान जेंग ने नई नीतियां पढ़ी, गांव वाले खुश होकर चिल्लाने लगे। लेकिन जब बात बड़े परिवारों पर आई, तो गांव वालों का गुस्सा उबल पड़ा। फान जेंग ने ध्यान से गांव वालों की प्रतिक्रिया देखी। रात में उसे ये सब राजकुमार छी के महल में रिपोर्ट करना था। झूहू लियू भी ध्यान से सुन रहा था, खासकर जब फान जेंग ने बताया कि कमांडर लू ने कांगझोऊ के 2 अपराधियों को कैसे मार गिराया और कैसे छिंगझोऊ सेना ने देंगझोऊ के राज्यपाल को पकड़ लिया। उसे गर्व महसूस हुआ। उसे लगने लगा कि राजकुमार छी आम लोगों के पक्ष में खड़े हैं। फान जेंग ने कहा, राजकुमार छी जनता के लिए जी जान से काम करते हैं। वे दुर्लभ और बुद्धिमान शासक हैं। उनकी हर नीति जनता के हित में है। हमें उनके दयालु शासन के लिए आभारी होना चाहिए। उसका काम केवल अखबार पढ़ना नहीं था, बल्कि राजकुमार छी और सरकार की अच्छी छवि लोगों के दिलों में स्थापित करना था। फान जेंग की बातों के बाद गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, कई सहमति में सिर हिलाते हुए। आम लोग साफ समझ रखते हैं कौन सही है और कौन गलत, लेकिन उनके पास संगठित मार्गदर्शन की कमी थी। अखबार को प्रचार के साधन के रूप में इस्तेमाल कर शियाओ मिंग चाहता था कि सही समय आने पर जनता उसके साथ खड़ी हो। लेकिन यह आसान काम नहीं था। स्थानीय शक्तिशाली परिवार गहरे जड़ जमाए हुए थे। गांव वाले उनके बारे में बात करते समय अभी भी डर दिखाते थे। गुस्सा निकाल लेने के बाद भी वे उन परिवारों के साए से डरते थे। फान जेंग ने चुपचाप उनकी प्रतिक्रियाएं नोट की और अखबार झुझियों को थमा दिया। उसे दूसरे गांव भी जाना था, इसलिए थोड़ी देर आराम करके वह निकल गया। अखबार गांव वालों के लिए बिल्कुल नया था। फान जेंग के जाने के बाद गांव वाले बिखर गए, लेकिन पूरे समय अखबार की खबरों पर चर्चा करते रहे। गांव के मुखिया झुझियों ने जाते हुए गांव वालों को देखा और उनका चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। उन्होंने अखबार की ओर देखा और कहा, मुझे ये बात जमींदार को बतानी होगी। इस अखबार ने वांग परिवार की अच्छी खासी बदनामी कर दी है। जैसे ही झुझियो ये सोच रहा था, शियाओ मिंग अपने दुश्मनों के मुद्दे पर विचार कर रहा था। पिछले कई काउंटियों की रिपोर्ट देखकर उसे एहसास हुआ कि वह एक महत्वपूर्ण बात भूल गया था। सच्चे विरोधी असल में वे गांव के सरकश लोग थे जो शक्तिशाली परिवारों के अधीन थे। वे बड़े परिवारों के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा करके शानदार जीवन पाते थे। अध्याय 87, नए विकास। उस शाम फान जेंग ने अपनी दैनिक टिप्पणियां राजकुमार निवास प्रिंसेस रेजिडेंस में प्रस्तुत की। इन्हें पढ़ने के बाद शाओमिंग वर्तमान स्थिति के बारे में और अधिक निश्चित हो गया। गांव के बुजुर्ग, जो आमतौर पर अपने समुदायों में सबसे सम्मानित लोग होते थे, सामान्यतः ग्राम प्रधान विलेज हेड के रूप में चुने जाते थे। हालांकि वास्तविकता ये थी कि इनमें से कई ग्राम प्रधान शक्तिशाली स्थानीय परिवारों के साथ धन के लिए मिलीभगत करते थे और आम लोगों को दबाते थे। वे इन शक्तिशाली परिवारों के पंजे और दांत थे। फान जेंग ने इन ग्राम प्रधानों की प्रतिक्रिया का भी जिक्र किया, ये बताते हुए कि संभवतः वे पहले ही अखबार के प्रभाव के बारे में अपने मालिकों को रिपोर्ट कर चुके थे। शाओ मिंग के लिए यह एक गंभीर समस्या थी। यद्यपि ग्राम प्रधान कम से कम दर्जे के अधिकारी थे, वे शासन की नींव थे। उनके कार्य सीधे उसके लोगों का समर्थन प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करते थे। आखिरकार ग्राम प्रधान अपने गांवों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते थे। शक्तिशाली परिवारों के समर्थन के साथ उनके पास गांवों के भीतर पर्याप्त अधिकार भी होते थे। आपकी उच्चता, क्या आप फिर से शासन के बारे में चिंतित हैं? लुलुओ अंदर आए, हाथ में कमल दाना खीर की कटोरी लिए। अब तक वह और जिहुआन दोनों शाओ मिंग से अपनी बातचीत के अभ्यस्त हो चुके थे।
वे उनका सम्मान करती थीं, लेकिन उनके संबंधों में वह स्वामी सेवक जैसा भाव भी था जो वे महारानी जरीन के साथ साझा करती थीं। शाओमिंग ने सिर हिलाया। हाँ, अखबार बांट दिया गया है, लेकिन यदि कोई गांव उस ग्राम प्रधान के नियंत्रण में है जो शक्तिशाली परिवारों की सेवा करता है, तो लोग अब भी उनकी कड़ी निगरानी में रहते हैं। ये काफी निराशाजनक है। लुलुओ और जिहुआन को अच्छी तरह पता था कि शाओमिंग क्या कर रहा था। जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ रहा था, अगला कदम जागीर में स्थानीय शक्तिशाली परिवारों के प्रभाव को हटाकर शासन के हर पहलू पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना था। क्या यह ऐसा नहीं है जैसे एक सड़ा हुआ टुकड़ा पूरे बर्तन को खराब कर देता है? यदि हम बस उस एक टुकड़े को हटा दें तो समस्या हल नहीं हो जाएगी। लुलुओ ने पूछा, उलझन में। कहना आसान है, करना कठिन। गांव वालों द्वारा अपने ग्राम प्रधान चुनने की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। यदि मैं अभी इस परंपरा को तोड़ दूं, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास ऐसे उपयुक्त लोग नहीं हैं जिन्हें ग्राम प्रधान बनाकर गांवों में भेजा जा सके, शाओमिंग ने समझाया। लुलुओ ने कहा, आपकी उच्चता, आप गांव में नहीं रहे, इसलिए आपको शायद पता न हो। जैसे किशनपुर शहर में लोगों के बीच टकराव होते हैं, वैसे ही गांवों में भी लोगों के बीच झगड़े होते हैं। जब ग्राम प्रधान चुनने की बात आती है, तो अक्सर अलग अलग उम्मीदवार सामने आते हैं। जैसे आपकी उच्चता कान और वांग परिवारों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना जानते हैं, वैसे ही क्यों न गांव वालों को भी ऐसा ही करने दें। शाओमिंग की आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई बादल हट गया हो। उसने उसकी प्रशंसा की, बहुत सही कहा। जिहुआन के साथ इतना समय बिताने से तुमने सोचना सीख लिया है। लुलुओ लाल हो गई और बोली, आपकी उच्चता, मेरी इतनी प्रशंसा मत कीजिए। मैं तो बस वह बता रही थी जो मुझे अपने गांव से याद है। नहीं, तुम पुरस्कार की हकदार हो। बताओ, क्या चाहती हो? शाओमिंग मुस्कुराया। लुलुओ थोड़ी झिझकी, उसका मूड खराब ना हो इसलिए धीमे से बोली, मुझे मिट्टी के बर्तन में बनी चिकन खाना है। शाओमिंग जोर से हंस पड़ा। कोई समस्या नहीं, न सिर्फ तुम्हें मिट्टी के बर्तन वाली चिकन मिलेगी, बल्कि मैं तुम्हें लाल मांस ब्रेज्ड पोर्क भी चखाऊंगा। लाल मांस, सिर्फ नाम सुनकर ही स्वादिष्ट लग रहा है, लुलुओ ने कहा, मुंह में पानी भरते हुए। शाओमिंग ने उत्तर दिया, जब मैं ग्राम प्रधानों की समस्या हल कर लूंगा, तो रसोई से इसे बनवाऊंगा। धन्यवाद, आपकी उच्चता। लुलुओ खुशी से चमकती हुई बाहर चली गई। शाओमिंग उत्साह से टहलने लगा। लुलुओ की बातों ने उसे याद दिलाया कि वह सरलता से ग्राम प्रधान के पद को दो हिस्सों में बांट सकता है, एक प्रधान और एक उप प्रधान, ताकि उनकी शक्ति कम की जा सके। फिर अपने गुप्त एजेंटों का उपयोग करके उनमें फूट डालकर अपने हितों के अनुकूल ग्राम प्रधानों को आगे बढ़ा सकता है। बेशक, उसकी वर्तमान परेशानी अभी भी इस बात से थी कि शक्तिशाली परिवारों का प्रभाव बहुत गहरा था। एक बार वह उन्हें कमजोर कर देगा, तब वह इन चालाक ग्राम प्रधानों से भी निपटेगा। ये सोचते हुए, शाओमिंग ने कमल दाना खीर की कटोरी उठाई और पीने लगा। उसी समय, लिसान दरवाजे पर आया और बोला, आपकी उच्चता, विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधान शहर में प्रवेश कर चुके हैं और स्थानीय शक्तिशाली परिवारों की हवेलियों में जा रहे हैं। इतनी जल्दी? शाओमिंग चकित हुआ। ये ग्राम प्रधान वाकई खुशामद करने में तेज थे। इन ग्राम प्रधानों की जानकारी दर्ज करो और मेरे पास लाओ, शाओमिंग ने क्रोध में कहा। उसके जागीर के ग्राम प्रधानों द्वारा शक्तिशाली परिवारों को सूचना देना उसके अधिकार का खुला अनादर था। लिसान बोला, आपकी उच्चता, मैंने पहले ही इन ग्राम प्रधानों की जानकारी इकट्ठी कर ली है। ये कहते हुए, उसने एक कागज का टुकड़ा शाओमिंग को देकर सौंपा। शाओमिंग ने उस पर नजर डाली। किशनपुर शहर के अधीन 12 जिले और सैकड़ों गांव थे। कागज पर 30 ग्राम प्रधानों के नाम, गांव और पृष्ठभूमियां घनीभूत रूप से लिखी थीं। लिसान ने शाओमिंग के अधीन खुफिया प्रणाली में विशेष प्रशिक्षण लिया था और उसकी पेशेवर क्षमता अब दिखाई देने लगी थी। आपकी उच्चता, ये ग्राम प्रधान सरकार का अनाज खाते हैं, लेकिन शक्तिशाली परिवारों के साथ मिलीभगत करते हैं। ये सच में देशद्रोही हैं। मेरे विचार से, हमें इन्हें दूसरों के लिए चेतावनी बनाने हेतु दंडित करना चाहिए, लिसान ने सुझाव दिया। शाओमिंग ने उसे घूरा। यह मत सोचो कि कुछ कुशल आदमी होने से तुम मनमानी कर सकते हो। अभी तुम मेरे स्तर के गुप्त विभाग बनाने से बहुत दूर हो। लिसान ने तुरंत सिर झुका लिया। अगर हम अभी लोगों को मारेंगे, तो क्या ये स्पष्ट रूप से शक्तिशाली परिवारों, खासकर वांग और कान परिवारों को नहीं बताएगा कि मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं? शाओमिंग ने ठंडे स्वर में कहा। तो आपकी उच्चता इस गतिरोध को कैसे तोड़ने की योजना बना रहे हैं? क्या आपको गुप्त विभाग की सहायता चाहिए? लिसान ने पूछा। शाओमिंग कुछ क्षण सोचता रहा और बोला, इसलिए तुम्हारा आना बिल्कुल सही समय पर है। मुझे तुमसे एक काम करवाना है। शाओमिंग ने उसे निर्देश दिया कि ग्राम प्रधानों और शक्तिशाली परिवारों के बीच मिलीभगत के सबूत इकट्ठे करे और गांव वालों को नए ग्राम प्रधान चुनने के लिए उकसाए। इसी के साथ, उसने अपनी गति धीमी करने का निश्चय किया। अखबार का प्रकाशन, जिसने वांग और कान परिवारों के अपराधों को उजागर किया था, एक परीक्षण था शक्तिशाली परिवारों के प्रभाव की गहराई जानने के लिए।
अब स्पष्ट था कि उनकी जड़ें बहुत गहरी थीं। ये ग्राम प्रधान उसके लोगों के साथ सीधी संपर्क बनाने की क्षमता में बाधा डाल रहे थे। लोगों का समर्थन मिलना ही उसकी सेना और अनाज की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता था। योजना तय करने के बाद शाओमिंग ने तैयारियां शुरू कर दी। जहां तक उन ग्राम प्रधानों का सवाल था जो शक्तिशाली परिवारों की कृपा पाने जा रहे थे, उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने वांग और कान दोनों परिवारों को समान रूप से निशाना बनाया था, केवल तथ्यों पर ध्यान देते हुए और अन्य शक्तिशाली परिवारों को शामिल किए बिना। भले ही वे असंतुष्ट हों, नाराजगी केवल इन्हीं दो परिवारों की होगी। अन्य शक्तिशाली परिवार दूर से तमाशा देखते रहेंगे। इसके अलावा इन दोनों परिवारों की नाराजगी अखबार में उनके अपराधों के उजागर होने पर होगी, न कि शाओमिंग के वास्तविक उद्देश्य, जो लोगों के बीच वर्षों से दबे गुस्से को जगाना था। अगले दिन उसे बस एक और लेख प्रकाशित करना था, वांग और कान परिवारों की हल्की सी प्रशंसा करते हुए, ताकि उन्हें शांत किया जा सके। जैसा शाओमिंग ने अनुमान लगाया था, कान छुआनयुन और वांग चेंगचौ दोनों अखबार की सामग्री जानकर अत्यंत क्रोधित थे। जैसा कहते हैं, घर की बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन शाओमिंग ने उन्हें सबके सामने अपमानित कर दिया था। हालांकि प्रारंभिक क्रोध के बाद वे समझ गए कि वे कुछ नहीं कर सकते। अखबार ने केवल तथ्य ही प्रस्तुत किए थे। लेकिन अगले दिन जब अखबार ने जागीर के पुनरुत्थान में कान और वांग परिवारों के योगदान की सराहना की, तो उनका क्रोध आधा हो गया और वे भ्रमित भी हो गए। शाओमिंग की भ्रम पैदा करने वाली रणनीति ने उन्हें पूरी तरह उलझा दिया था, जिससे वे उसकी वास्तविक मंशा समझ ही नहीं पा रहे थे। इन परिस्थितियों में शाओमिंग ने पूरे जागीर में ग्राम प्रधानों को बदलना तेजी से शुरू कर दिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा खतरा उच्च अधिकारियों से होता है, पर वास्तव में भ्रष्टाचार का सबसे अधिक नुकसान जमीनी स्तर पर होता है। अगर पेड़ की टहनियां सड़ जाएं, तो उन्हें काटकर नहीं उग सकती हैं। लेकिन अगर जड़ें सड़ जाएं, तो पेड़ मर जाता है। इसे समझते हुए शाओमिंग ने ये प्रचार अभियान एक परीक्षण और एक जांच दोनों के रूप में चलाया था। अब जब उसका लक्ष्य स्पष्ट था, वह कदम दर कदम आगे बढ़ सकता था। अध्याय 88, फान जे की बड़ी किस्मत। वर्ड बाय वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन, बिना काटे, बिना मेरी कोई टिप्पणी। युद्ध आदेश मुख्यालय में युवराज सिंह ने पिछली रात मिली जानकारी पंडित पंकज को दिखाई। गांव के मुखियों का मुद्दा भी पंडित पंकज की भौहें सिकोड़ गया। 6 प्रांतों के भीतर बहुत से गांव थे और गांव के मुखियों की संख्या भी उतनी ही बड़ी थी। हालांकि हर गांव का मुखिया शक्तिशाली परिवारों से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन पिछली रात की घटनाओं से पता चला कि कम से कम 30% जुड़े हुए थे। महाराज, एक नए गांव प्रधान का समर्थन करना एक उपाय है, पर यदि दोनों गांव प्रधान आपस में मिल जाएं तो क्या स्थिति और खराब नहीं हो जाएगी? पंडित पंकज ने चिंता व्यक्त की। युवराज सिंह भी इस मुद्दे पर विचार कर रहे थे, इसी वजह से सुबह वे इस विषय पर चर्चा करने आए। उन्होंने कहा, इसीलिए मैं हर गांव में सरकारी कार्यालय जैसी एक संस्था स्थापित करना चाहता हूं। इस संस्था को कम्यून कहा जाएगा और उत्पादन टीमें इसके अधीन होंगी। कम्यून सीधे जिलेदार के अधीन होगी। इससे गांव के बुजुर्गों का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यदि ऐसा है, तो फिर किसी और गांव प्रधान को समर्थन देना आवश्यक नहीं हुआ, है ना? पंडित पंकज अभी भी उलझन में थे। यह अलग है, एक और गांव प्रधान का समर्थन अभी भी जरूरी है। कम्यून स्थापित होने के दौरान गांव प्रधानों का प्रभाव तुरंत खत्म नहीं होगा। हमें उनके ध्यान को उनके प्रतिद्वंद्वियों की ओर लगाए रखना होगा, ताकि वे कम्यून की स्थापना पर ध्यान न दें, युवराज सिंह ने समझाया। महाराज, इसे ही तो कहते हैं सार्वजनिक रूप से लकड़ी का पुल बनाना, पर असली रास्ता चेंगचांग से पार करना। पंडित पंकज मुस्कराए। बिल्कुल, कम्यून ही वह जगह होगी जहां हम लोगों को सच में एकजुट करेंगे। जब कम्यून प्रणाली परिपक्व होगी, हर गांव की उत्पादन टीमों के नेता उसमें शामिल होंगे और उन्हीं में से एक कम्यून नेता चुना जाएगा। चयन का मानक गांव के बुजुर्गों का प्रभाव नहीं होगा, बल्कि यह होगा कि कौन सी टीम सबसे अधिक अनाज पैदा करती है। कम्यून एक और नया संस्थान। पंडित पंकज ने सिर हिलाया। वे युवराज सिंह के अनोखे विचारों के आदी हो चुके थे। वे सिर्फ इतना जानते थे कि युवराज सिंह का हर कदम इस प्रदेश की स्थिरता के लिए था और यह कारण उनके निष्कपट समर्थन के लिए पर्याप्त था। ऐसे में महाराज, आपको विवरण मुझे समझाने होंगे ताकि मैं इसे सही तरह लागू कर सकूं, पंडित पंकज बोले। युवराज सिंह ने सिर हिलाया और आधुनिक कम्यून की संरचना और कार्य पद्धति विस्तार से समझाने लगे। कुल मिलाकर युवराज सिंह का बनाया हुआ कम्यून एक बेहद शक्तिशाली संगठनात्मक ढांचा था। इसके परिपक्व होते ही वे उत्पादन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संगठित कर पाएंगे, कम्यून के माध्यम से वैचारिक शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और गांव के बुजुर्गों तथा शक्तिशाली परिवारों के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। बात करते हुए युवराज सिंह लिखते भी जा रहे थे और कम्यून की स्थापना को एक स्पष्ट लिखित योजना में परिवर्तित कर रहे थे। पंडित पंकज इसी दस्तावेज के आधार पर हर गांव में कम्यून स्थापित करेंगे। अगले दिन अखबार में गांव प्रधानों और कम्यून से संबंधित लेख प्रकाशित हुए। कार्तिक और अन्य अखबार वितरक यह नीतियां गांव गांव पहुंचा रहे थे।
झुजिया गांव में जब कार्तिक ने उस दिन का अखबार पढ़कर निकल गए, झुजियो का चेहरा काला पड़ गया। वह खलिहान के बीच खड़े अपने ही उम्र के एक बूढ़े व्यक्ति बूढ़े हु को घूर रहा था। इसके विपरीत बूढ़ा हु विजयी भाव से खड़ा था। अचानक भीड़ में किसी ने चिल्लाया, जब महाराज ने आदेश दिया है कि हर गांव में 2 गांव प्रधान हो, तो मैं बूढ़े हु को नया गांव प्रधान नामांकित करता हूं। हाँ, बूढ़ा हु इस पद के लायक है। उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा हु खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज जनता की चिंता अपने बच्चों की तरह करते हैं। उन्हें डर है कि एक गांव प्रधान सारे काम संभाल नहीं पाएगा, इसलिए 2 नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे में मैं ये जिम्मेदारी विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। झुजियो का चेहरा और काला पड़ गया। यह आदमी हमेशा उसका विरोधी रहा था और अब उसे यह रोकने का तरीका ढूंढना था कि गांव वाले बूढ़े हु को न चुन लें। दोनों बूढ़े आपस में घूरते रहे, जबकि गांव वाले कम्यून की चर्चा कर रहे थे। झुबुलियू ने बगल में खड़े मध्यम आयु के आदमी से कहा, पिताजी आप भी टीम लीडर हैं, इसका मतलब आप भी कम्यून में जा सकते हैं। बिल्कुल, झुबुलियू की मां ने भी कहा। पूरा परिवार खुशी से हंस पड़ा। वे जन्म जन्मांतर से गरीबी में रहे थे और कभी सोचा भी नहीं था कि वे टीम लीडर बनेंगे या कम्यून में शामिल होंगे। अखबार गांव गांव पहुंचा और कम्यून की स्थापना का समाचार पूरे 6 प्रांतों में फैल गया। उद्योग धीरे धीरे बन रहा था और कम्यून केंद्रित कृषि उत्पादन आकार ले रहा था। हर सुबह कार्तिक अखबार लेकर निकलते और शाम को उन गांवों से लौटते जिनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। अखबारों में छपी नीतियां और गांवों में हो रहे बदलाव देखकर उन्हें लगता था कि कभी उजड़ा हुआ ये प्रदेश अब वसंत की कोपलों की तरह फिर से खिल रहा है। लेकिन जितना कार्तिक देखते, उतना ही उन्हें एहसास होता कि एक शक्तिशाली रूढ़िवादी ताकत इन परिवर्तनों को रोकने में लगी थी। कुछ गांवों में नई जोती गई जमीन पर अब भी शक्तिशाली परिवार जबरन कब्जा कर रहे थे। उन्होंने इन सभी घटनाओं को एक रिपोर्ट में लिखकर राजकुमार निवास भेज दिया। ठहरिए बुजुर्ग महोदय, महाराज ने आपको बुलाया है। हमेशा की तरह कार्तिक रिपोर्ट देकर जाने ही वाले थे कि द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। मुझे, कार्तिक चौंक गए। हाँ, महाराज ने विशेष रूप से कहा है कि आप आते ही आपको भीतर ले जाऊं, द्वारपाल मुस्कुराया। कार्तिक घबरा गए, लेकिन नौकर के सौम्य व्यवहार ने उन्हें हिम्मत दी। वे सोचते थे कि राजकुमार निवास के लोग घमंडी होंगे, लेकिन पिछले 10 दिनों में उन्होंने देखा था कि वहां का पूरा कर्मचारी वर्ग अनुशासित और विनम्र था। कहावत भी है, ऊपरी बीम टेढ़ा हो तो नीचे वाला भी टेढ़ा होगा। यहाँ तो ऊपर की बीम सीधी थी, इसलिए नीचे वाले भी वैसे ही थे। कार्तिक अब उन अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे कि राजा वीरेंद्र का वंश क्रूर है। द्वारपाल का अनुसरण करते हुए वे पीछे के प्रांगण में पहुंचे, जहां युवराज सिंह पत्थर के पुल पर बैठकर मछली पकड़ रहे थे। ये प्रजा महाराज को प्रणाम करती है। कार्तिक झट से झुके। आराम से। युवराज सिंह ने मछली पकड़ने की छड़ी लता को पकड़ा दी और कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि अखबार दफ्तर के बारे में बात करनी है। हालांकि बहुत से लड़के अखबार बांटते हैं, मगर तुम सबसे मेहनती और भरोसेमंद हो। तुम्हारी जानकारी सबसे सटीक होती है। ये बहुत दुर्लभ है। तुमने अपनी रिपोर्ट में बार बार बताया है कि शक्तिशाली परिवार जनता को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें साहस चाहिए। महाराज का दिया चांदी वेतन मैं ईमानदारी से कमाता हूं। और फिर, भले ही मैं बार बार परीक्षा में असफल हुआ हूं, पर विद्वान होने के नाते सदाचार निभाता हूं, कार्तिक ने उत्तर दिया। बहुत सही कहा। विपत्ति में भी सीधे खड़े रहने वाले विद्वानों की मैं प्रशंसा करता हूं। मुझे लगता है कि तुम अखबार दफ्तर के काम को समझते हो। क्या तुम इसके निर्देशक बनना चाहोगे? युवराज सिंह मुस्कराए। अखबार दफ्तर क्या है, ये हर अखबार बांटने वाला जानता था। उसका निर्देशक छपाई, वितरण और लड़कों की निगरानी का प्रमुख होता था। कार्तिक स्तब्ध रह गए, जैसे आसमान से मिठाई गिर पड़ी हो। पिछली बार तुमने मुख्य लेखाकार का पद ठुकरा दिया था। इस बार मना नहीं कर सकते। मुझे वास्तव में योग्य लोगों की जरूरत है। निर्देशक का वेतन 10 चांदी तौल प्रति माह है। तुम्हारे बेटे को राजधानी परीक्षा देने के लिए धन की कमी नहीं रहेगी। और यदि वह मेरे प्रदेश में ही रहना चाहे तो उसका स्वागत है, युवराज सिंह ने जोड़ा। अध्याय 89। कांच। महाराज, ये दास तैयार है। फानजेंग स्पष्ट रूप से उत्साहित था। उसने जीवन भर एक साधारण सा जीवन जिया था और कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन के अंतिम वर्षों में उसे ऐसा अवसर मिलेगा। अगर वह इस मौके को अब नहीं पकड़ता, तो फिर कब पकड़ता? अच्छा, बोवेन अकादमी में समाचार कार्यालय महीने के अंत तक तैयार हो जाएगा। भले ही वह कुछ साधारण होगा, लेकिन तब तक उपयोग के योग्य हो जाएगा। तुम अभी से समाचार कार्यालय के लिए कर्मचारियों का चयन शुरू कर सकते हो। ये रहा समाचार कार्यालय की संरचना का दस्तावेज। इसे घर ले जाकर पढ़ लेना। ये कहने के बाद शाओमिंग ने लता को अपने कक्ष से एक पांडुलिपि लाने को कहा। ये दस्तावेज शाओमिंग द्वारा आधुनिक समाचार संगठनों के आधार पर तैयार की गई योजना थी, जिसे दायु साम्राज्य की परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया था। समाचार कार्यालय स्थापित होने के बाद समाचार बांटने वाले लड़के अब नहीं रहेंगे। उनकी जगह उन्हें रिपोर्टर कहा जाएगा।
हालांकि ये रिपोर्टर न सिर्फ समाचार एकत्रित करेंगे बल्कि गांवों में जाकर लोगों को अखबार भी पढ़कर सुनाएंगे। समाचार कार्यालय को मुद्रण विभाग, संपादकीय विभाग और रसद विभाग जैसे हिस्सों में बांटा जाएगा, जो मूल रूप से एक आधुनिक समाचार संगठन की नींव बनाता है। दायू साम्राज्य के विभिन्न लोगों से बातचीत के दौरान शाओमिंग को एहसास हुआ था कि प्राचीन लोग मूर्ख नहीं थे, वे बस चीजों से अनजान थे। एक बार जब उन्हें बातें समझा दी जाती तो वे जल्दी सीख लेते थे और उन्हें लागू भी कर लेते थे। किसी भी युग में मानव मन की रचनात्मकता को कभी कम मत आंको। इसी कारण शाओमिंग के प्रोत्साहन से मशीनरी विभाग, बोवेन अकादमी और कार्यशालाएं धीरे धीरे अपनी सोच खोलने लगीं। वे पुरानी मान्यताओं में बंधे नहीं रह गए। नए विचारों का आगमन उन्हें प्रयोग करने और वैज्ञानिक ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित कर रहा था, जिससे वे समझ पा रहे थे कि तकनीक ही असल उत्पादन शक्ति है। शाओमिंग को गहराई से महसूस हुआ कि कोई सभ्यता नया युग ला सकती है या नहीं, ये पूरी तरह शासक वर्ग के मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। और इस मार्गदर्शन का स्रोत था स्वयं शासक। चीन के प्रथम सम्राट द्वारा पुस्तकों का दहन और विद्वानों को जिंदा दफनाना, साहित्यिक दमन और कन्फ्यूशीवाद को छोड़ बाकी सभी विचारधाराओं का दमन, इन सब का मूल उद्देश्य था जनता को अज्ञान में रखना ताकि सत्ता बनी रहे। हजारों वर्षों तक विद्वानों का एकमात्र उद्देश्य था अधिकारी बनना और शासक वर्ग की सेवा करना। अखबार का उदय शाओमिंग के लिए इस जड़ता भरी संस्कृति को बदलने का अवसर था। उसके क्षेत्र में एक नवीन जागरण, रेनेसां, उभर सकता था। अब जब समाचार कार्यालय का निदेशक नियुक्त हो गया था, अगला कदम था समाचार कार्यालय की नियमित स्थापना। उसके मार्गदर्शन में समाचार कार्यालय गलत दिशा में नहीं जाएगा। फान ज़ेंग जैसे सपने में घर लौटा। जो पत्नी हमेशा उस पर कठोर रहती थी, उसके सामने अब वह गर्व से खड़ा था। उसे स्वयं महाराज ने समाचार कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया था। जब उसने ये समाचार परिवार को बताया तो सभी खुशी से झूम उठे। फान ज़ेंग की पत्नी सुन महिला ने तो खुशी में एक मुर्गी तक काट दी। दशकों की कठिनाइयों के बाद फान ज़ेंग को आखिरकार अपनी चमक का क्षण मिल ही गया था। किंगजोऊ में हो रहे बदलाव बसंत की हल्की बारिश की तरह थे, चुपचाप हर कोने में फैलते हुए। फान ज़ेंग उन कई लोगों में से एक था जो इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। अधिकतर लोग अपने आसपास हो रहे गहरे परिवर्तनों से अनजान थे, लेकिन बाहरी लोगों के लिए किंगजोऊ के बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। उदाहरण के लिए, बाहर से आने वाले व्यापारी किंगजोऊ के विकास को देखकर दंग रह जाते, लेकिन उनकी मुख्य रुचि थी ऊंची दीवारों के पीछे छिपे औद्योगिक क्षेत्र की तरफ। चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे इसके रहस्यों को बहुत कम ही समझ पाए थे। उन्हें सिर्फ इतना पता चला था कि औद्योगिक क्षेत्र में कई अजीब मशीनें दिखाई देने लगी थीं। और अब किंगजोऊ ने कुछ ऐसा पेश किया था जिसे अखबार कहा जाता था। स्वाभाविक रूप से व्यापारियों ने तुरंत सोचा, क्या अखबार से मुनाफा कमाया जा सकता है? जब भी राजकुमार ची कोई नई चीज लाते, व्यापारी स्वाभाविक रूप से यह सोचते कि उससे लाभ कमाया जा सकता है या नहीं। लेकिन कई दिनों तक निरीक्षण करने के बाद वे निराश होकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह लाभदायक नहीं है। अखबार बनाने की लागत उसकी कीमत से कहीं अधिक थी और खरीदने वाले भी बहुत कम थे। हाय, लगता है राजकुमार ची ने काफी समय से कोई नई पैसे कमाने वाली चीज नहीं निकाली है, एक व्यापारी ने सराय में आह भरते हुए कहा। सामने बैठा व्यापारी बोला, साबुन, इत्र और ड्रंकन किंगजोऊ, इनसे तो उन्होंने पहले ही काफी धन कमा लिया है। ऊपर से ली का युआन इन चीजों का प्रचार करता है, जिससे इन तीनों वस्तुओं की बिक्री आसमान छू रही है। सुना है कि अब राजकुमार ची हर महीने लाखों कमा रहे हैं। उन्हें और क्या चाहिए? सही है, लेकिन किंगजोऊ में ठहरे व्यापारी फिर भी थोड़े निराश हैं, क्योंकि इन वस्तुओं में कुछ व्यापारियों ने पहले ही बढ़त ले ली, जिससे बाद में आने वालों के लिए कुछ खास नहीं बचा। वह व्यापारी बोला और नवीनतम अखबार उठाकर पढ़ने लगा। जब वह पन्ने के सबसे नीचे वाले लेख तक पहुंचा तो उसका चेहरा बदल गया। उस लेख में बताया गया था कि राजकुमार ची इस वक्त मशीनरी विभाग के कारीगरों के साथ कुछ असाधारण चीज बनाने में लगे हुए हैं। लेख में अधिक विवरण नहीं था, बस इतना कहा गया था कि व्यापारियों को इंतजार करना चाहिए। ये समाचार आग की तरह फैल गया। अचानक व्यापारियों ने अखबार को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें छिपी होगी। कुछ ही समय में किंगजोऊ शहर में व्यापारी इस बात पर चर्चा करने लगे कि राजकुमार ची आखिर क्या बना रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक सुराग था, राजकुमार ची ने नदी किनारे से भारी मात्रा में रेत इकट्ठी की थी। रेत? व्यापारी उलझन में थे। इसका क्या उपयोग हो सकता है? आधुनिक लोगों के लिए जवाब स्पष्ट होता, रेत से कांच बनाया जा सकता है। और यही शाओमिंग का अगला प्रोजेक्ट था। असल में वह कांच सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं बना रहा था। उसका मुख्य उद्देश्य था कांच का उपयोग करके दूरबीन और रासायनिक उपकरण तैयार करना। रसायन प्रयोगशाला को इन औजारों की जरूरत थी ताकि अल्कली जैसी चीजों को शुद्ध किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, शाओमिंग ने कांच बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले ही इकट्ठी कर ली थी। यह ऐसा था जैसे ड्रैगन बॉलर्स इकट्ठी कर लेना, और अब ड्रैगन को बुलाने का समय आ गया था।
कांच बनाने के लिए नदी की रेत, चूना पत्थर और सोडा ऐश की जरूरत थी। रेत में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडा ऐश तापमान कम करने के लिए और चूना पत्थर कैल्शियम प्रदान करने के लिए ये मिलकर स्पष्ट और पारदर्शी कांच बनाते। यही कांच रासायनिक उपकरणों, बीकर, नाप सिलेंडर, टेस्ट ट्यूब इत्यादि के लिए आवश्यक था। इन औजारों के साथ रसायन प्रयोगशाला पूरी तरह कार्यशील हो जाती। सारी सामग्री इकट्ठी हो चुकी थी, अब अगला कदम था पिघलाना। कांच के बनने के लिए लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, जो कोकिंग के तापमान जैसा ही था। इतने अधिक तापमान के लिए शाओमिंग को एक विशेष संरचना की जरूरत थी, पुनर्जनक। पुनर्जनक एक ईंटों की संरचना होती है, जिसमें 2 कक्ष होते हैं जिन्हें भट्टी अलग करती है। इन कक्षों में ठोस ईंटें भरी होती हैं। इनके बीच हवा चलाकर ताप का आदान प्रदान होता है, जिससे भट्टी का तापमान बढ़ जाता है। पहले ईंटें न होने के कारण शाओमिंग पुनर्जनक उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन अब ईंटें और कामगार उपलब्ध थे, इसलिए अपग्रेड का समय आ चुका था। चाहे लोहा गलाना हो या कोकिंग, हर जगह पुनर्जनक बनाए जा रहे थे। इससे कोक की गुणवत्ता बेहतर हुई और लोहे की गुणवत्ता भी। कांच को तो शुरुआत से ही पुनर्जनक भट्टी का लाभ मिला। कारीगरों को कांच उत्पादन की मूल बातें सिखाने के बाद शाओमिंग ने उन्हें सामग्री मिलाकर भट्टी में डालने को कहा। जैसे ही कांच का द्रव बना, अगला चरण था एनीलिंग, ठंडा करके मजबूत करना और हाथ से कांच फूंकना। अध्याय 90, कांच कैसे बनाया जाता है। महाराज, ये कांच फूंकने में इस्तेमाल होने वाली नली है। जब सामग्री गर्म की जा रही थी, तभी चेंची ने शाओमिंग को एक सिरेमिक की नली थमा दी। जब कांच का द्रव बन जाता है, तो अगर किसी को उसका आकार देना हो, तो फूंकना आवश्यक होता है। वास्तव में, ये कांच बनाने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। क्योंकि कांच का द्रव बहुत अधिक तापमान पर होता था और शाओमिंग के पास तापरोधी मिश्र धातु की नलियां नहीं थीं, इसलिए उसे मिट्टी से पकाई हुई सिरेमिक नली का उपयोग करना पड़ा। आखिर वह इस चरण पर निर्बाध स्टील ट्यूब भी नहीं बना सकता था। रीजनरेटर के दोनों ओर कारीगर बारी बारी से धौंकनी चला रहे थे, जिससे रीजनरेटर में मौजूद कोयले की गर्मी भट्टी में धकेली जाती थी। 1 घंटा इंतजार करने के बाद शाओमिंग ने कारीगरों को भट्टी का ढक्कन खोलने का आदेश दिया। तुरंत ही भट्टी से गर्म हवा का एक झोंका बाहर निकला, जिससे कारीगर घबराकर पीछे कूद गया। होश संभालने के बाद वह धीरे धीरे भट्टी के पास गया और अंदर लाल, पिघला हुआ द्रव देखा। उसने कहा, महाराज, अंदर की सामग्री पिघल गई है। शाओमिंग आगे बढ़ा और देखा, लावा जैसा दिखाई देने वाला द्रव, यही कांच का द्रव था। फूंकने की नली 2, शाओमिंग ने चेंची से कहा। शाओमिंग सिद्धांत सिखा सकता था, पर व्यवहारिक कौशल अभ्यास से ही आते हैं। कोई भी एक दिन में कांच फूंकने का उस्ताद नहीं बन सकता। चेंची के हाथ की नली लगभग 1.5 मीटर लंबी थी, औद्योगिक मानकों की सामान्य लंबाई। नली लेते हुए शाओमिंग ने उसे पिघले हुए कांच में डुबोया और जल्दी से उसे रोलिंग बोर्ड पर घुमाया ताकि कांच समान रूप से चिपक सके। फिर उसने नली में हल्की सी हवा फूंकी और तुरंत हाथ से उसे बंद कर दिया। कांच के द्रव के भीतर एक बुलबुला बन गया। इसके बाद उसने कांच को बार बार भट्टी में नरम किया, फिर थोड़ा और कांच चढ़ाया और अंत में उसे सांचे में डाल दिया। फूंकने और घुमाने के दौरान कांच का द्रव जल्दी ही सांचे को भर गया। ठंडा होने के बाद एक थोड़ा सा खुरदरा गोल तल वाला कांच का बोतल निकला। शाओमिंग ने आह भरी, वह बस सिद्धांत जानता था, कौशल नहीं। जब उसने नजर उठाई, तो देखा सभी लोग उस बोतल को आश्चर्य से घूर रहे थे। चेंची बुदबुदाया, हे भगवान, ये बोतल इतनी सुंदर क्यों है। अन्य कारीगर भी दंग रह गए और उनकी निगाहें शाओमिंग के प्रति सम्मान से भर गईं। कि राजकुमार जैसे मानो कुछ भी कर सकते थे। देखा, यही कांच फूंकने की कला है। बेशक, यह एक गहरी कला है। तुम्हें मेरे बताए तरीके अभ्यास करने होंगे ताकि तरह तरह के कांच पात्र बना सको। चलो, शुरू करो, शाओमिंग ने कहा, शर्मिंदगी छुपाते हुए। मशीनरी विभाग के आंगन में 50 कारीगर थे, सभी दासों में से चुने गए। शाओमिंग ने हर एक को अलग अलग प्रकार का कांच पात्र बनाना सिखाया था। शाओमिंग के कहने पर सबसे पहले चेंची ने नली उठाई और भट्टी की ओर बढ़ा। बाकी कारीगर भी उसके पीछे चल पड़े। उनके लिए कांच, साबुन, इत्र या शराब से कहीं अधिक अद्भुत था। शाओमिंग तुरंत नहीं गया, बल्कि वहीं रुककर कारीगरों को कांच फूंकने की तकनीक समझाता रहा। दिन के अंत तक भट्टी का सारा पिघला कांच खत्म हो चुका था और केवल असफल कांच पात्रों का ढेर बचा था। बेशक, यह असफलता आधुनिक मानकों के हिसाब से थी। वास्तव में ये कांच पात्र उपयोगी थे और बिक भी सकते थे। शाओमिंग ने तय किया कि इन्हें व्यापारियों को बेच देगा। पहले दिन असफल होना सामान्य था। शाओमिंग को उम्मीद नहीं थी कि वे तुरंत ही उस्ताद बन जाएंगे। अभ्यास से वे बेहतर होंगे। सबसे जरूरी बात यह थी कि कांच उद्योग ने अपना पहला कदम रख दिया था। कांच के साथ शाओमिंग बहुत सी चीजें कर सकता था और बहुत चांदी कमा सकता था। व्यस्त दिन के बाद शाओमिंग अपना खुद का बनाया हुआ कांच का बोतल लेकर महल लौटा। जिहुआन और लुलुओ काम से लौट रही थीं। लुलुओ ने बोतल देखकर कहा, महाराज, यह क्या है? ये कितनी सुंदर है।
जिहुआन भी पास आए, उसकी आंखें चमक रही थीं। सुंदर चीजों के प्रति लड़कियों का मन आसानी से हार मान लेता है। इसे कांच कहते हैं, शाओमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी असफल रचना काफी लोकप्रिय लग रही थी। कांच, इतनी सुंदर चीज तो हजारों तैल चांदी की होगी, जिहुआन ने कहा। महल के खर्च संभालने के बाद से वह काफी खर्च संवेदनशील हो गई थी। हजारों नहीं, लाखों की। मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। क्या ये जैद से बनी है? लुलुओ ने आश्चर्य से पूछा। शाओमिंग उनकी प्रतिक्रियाओं से खुश था। 17वीं सदी में उपनिवेशवादियों ने छोटे छोटे कांच के मोतियों के बदले मूल अमेरिकियों से जमीन के विशाल क्षेत्र हासिल कर लिए थे। कांच उन लोगों के लिए अमूल्य था जिन्होंने इसे कभी नहीं देखा था। नहीं, ये खरीदा नहीं गया। नहीं, यह जैद से बना है। यह मशीनरी विभाग में बनाया गया है, शाओमिंग ने खुलासा किया। मशीनरी विभाग में बनाया गया। लुलुओ की आंखें चमक उठीं। महाराज, क्या ये कांच मुझे दे देंगे? मैं मिट्टी के बर्तन वाली चिकन नहीं खाऊंगी। ठीक है, आज रात आना, देखूंगा तुम कितनी ऊंची हुई हो, शाओमिंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जिहुआन और लुलुओ लाल हो गईं और उसे उलाहना भरी नजर से देखते हुए अंदर चली गईं। शाओमिंग भी उनके पीछे चला। ये हल्की फुल्की शरारत उसके लिए दिन भर की थकान से राहत थी। रात का खाना और थोड़ी सी मस्ती के बाद शाओमिंग अपने कक्ष में लौट आया, ये सोचने की कांच से अधिकतम लाभ कैसे कमाया जाए। पहले इत्र और ड्रंकन चिंगजो की बोतलें बदली जा सकती थीं। नई पैकेजिंग के साथ प्रीमियम श्रेणी का इत्र और शराब तैयार किया जा सकता था। हालांकि अंदर की सामग्री लगभग वही रहती, मूल्य बढ़ता पैकेजिंग से। शाओ मिंग को विश्वास था कि रईस इसके लिए पैसे खर्च करेंगे। भले ही कांच उद्योग अभी शुरू हुआ था, पर शाओ मिंग का ज्ञान इसे अंधेरे में टटोलने से बचाएगा और सीधे तेज प्रगति की ओर ले जाएगा। जैसा उसने अनुमान लगाया था, लगभग 10 दिन के अभ्यास के बाद कारीगर ठीक ठाक कांच पात्र बनाने लगे। पूर्ण नहीं, लेकिन उसकी आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त थे। इसी दौरान चिंगजो शहर के कई व्यापारी पता लगाने में लगे थे कि शाओमिंग क्या बना रहा है। खासकर वांग, किन, सुन और वेई परिवार बहुत उत्सुक थे। इसके लिए इन चारों परिवारों ने वांग शिजिए और किन मू को भी वापस बुला लिया था, जो बाहरी व्यापार संभाल रहे थे। महाराज, अब तो बात बताइए। उत्सुकता से मर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से वांग शिजिए शाओमिंग के आसपास घूम रहा था। किन मू भी पास खड़ा था। भले ही वह वांग शिजिए को पसंद नहीं करता था, लेकिन इस मामले में दोनों एकमत थे। क्या जल्दी है? कल मैं इस रहस्यमयी वस्तु को पूर्व बाजार में प्रदर्शित करूंगा। तब देख लेना, शाओमिंग ने कहा। पहले थोड़ा दिखा क्यों नहीं देते? वांग शिजिए ने आग्रह किया। वह अब शाओमिंग को भाई कहने की हिम्मत नहीं करता था। आज का कि राजकुमार अब कुछ चांदी के नोटों से मनाने वाला व्यक्ति नहीं था। वह अब 6 प्रांतों का जीवन मृत्यु अधिकार वाला सामंती प्रभु था। ये परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, पर स्पष्ट था। अगर वांग परिवार ने कभी राजकुमार की को कम आंका था, अब वे उसमें डर सम्मान मिलाकर देखते थे।